ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे और शेयर वीडियो में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। जैसा मैं अपनी ओपनिंग कमेंट्री में कह रहा था, मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब दिन है और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन बैक टू बैक ख़राब रहे। कल सिर्फ एक रिस्पाइट मिला क्योंकि कल मार्केट बंद था, अदरवाइज़ काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है और रिकवरी आई मार्केट में, उसमें सेलिंग आ गई। सुबह एक बार लग रहा था मार्केट ने जब वो सुबह की रेंज को क्रॉस किया कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट तैयार है। सुबह 11 बजे एक सेंस बन रही थी स्क्रीन पर देखकर, अगर आप ऑप्शंस देखें कि बड़ी कवरिंग आएगी, लेकिन फिर वहाँ पर बड़ा सेलर आया और वहाँ उसने फिर मार्केट पर बड़ा सेल बटन प्रेस किया और 24,650 तक की रिकवरी के बाद वापस वहाँ से हम 100 पॉइंट स्लिप होते हुए और बैंक निफ्टी फिर से मार्केट की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर लगातार गिरावट, आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप कितना ख़राब, इनफैक्ट 1:2 का इस समय एडवांस डिक्लाइन, मतलब एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर। तो टेक्सचर मार्केट है काफ़ी ख़राब। और अगर आप देखें तो सिर्फ सेलेक्टिवली ऑटो और एफएमसीजी, ये 2 इंडेक्स हैं जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, ऑटो इंडेक्स कम गिरा 0.33%, जबकि मार्केट 1% नीचे। एफएमसीजी हालांकि ये आज गिरा, लेकिन फिर भी रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है ये इंडेक्स भी। लेट्स सी, विरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, मार्केट की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, चौतरफा बिकवाली और ब्रेथ काफ़ी ख़राब। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, बस कुछ चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से आपको स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी। लेकिन जो आपने जिक्र किया, एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन फिर वहाँ से पिटाई होती हुई नजर आई। तो क्या अब मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हो चला है? सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए ऐसे मार्केट में? और यहाँ से क्या अब और डाउनसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लगा है, सेंटिमेंट तो ख़राब है मार्केट के। बिल्कुल, देखिए मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले ना मैं आपको 2 स्टॉक्स दिखाता हूँ जो आपको बता रहे हैं सर मार्केट का सेंटिमेंट है कैसा। पहला है इंटरग्लोब एविएशन। एक बार इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइएगा जरा, सिर्फ डेटा, सिर्फ स्टॉक रखिएगा और कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। 5% नीचे आज ये। सोचिए, एक तरफ तो बात हो रही थी कि कहीं ब्लॉक विंडो में ही ना हो जाए, और एक तरफ ऐसी हालत आ गई कि साइज़ ही कम करना पड़ा ब्लॉक डील का। ओपन मार्केट में भी उतनी डिमांड नहीं थी। ये हम इंटरग्लोब जैसे स्टॉक की बात करें जिसमें हर बार ब्लॉक डील में हाथों हाथ माल बिक जाता था। पहले क्या होता था, पहले बस लोग वेट करते थे कि बस ब्लॉक डील हो और बस हम बाय कर लेंगे। ब्लॉक डील होते ही स्टॉक भागता था। अब क्या हुआ है, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, साई लाइफ साइंसेज। एक बार साई लाइफ साइंसेज का 3 दिन का चार्ट देखिए जरा, और सोचिए यहाँ पर लोग किस तरीके से फंसे होंगे, बुरी तरीके से फंसे होंगे। ये आज 4% नीचे, ये इससे पहले देखिए, और ये 943 950 से जो गिरा है, और उससे पहले एक अपग्रेड आया था, उसमें टॉपिक बताया गया था इसको, वहाँ से ये 3 दिन में 100 रुपये निकल गया। ठीक है, और मतलब मैं तो सिर्फ सोच के हैरान हूँ कि जो फंसा होगा कितना बुरा फंसा होगा इसमें। तो ये मार्केट में अब आपको एक चीज़ बता रहा है, अब ये कॉमन सेंस वाली मार्केट हो रही है फाइनली, जिसमें पहले क्या होता था, ब्लॉक होते ही लोग खरीदने आते थे और जिस लेवल से प्रमोटर बेचे चाहे बड़ा शेयर बेचे। अब पिछले 5-6 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे, ब्लॉक के बाद स्टॉक गिरते हैं, जो लॉजिकली होना चाहिए। अब वो हो रहा है मार्केट में। तो खैर, अब ये एक मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब है। शेयर देखिए करना क्या है, ये मार्केट जो है ना, स्क्रीन आपको बता रही है कि कुछ ख़राब है मार्केट में, लेकिन ये आपको मौके भी दे रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि भाव और भावना दोनों आपको एक साथ अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो मतलब मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा मिलेगा या आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। आप ये भी चाहें कि टैरिफ भी ना हो, जीएसटी कट भी हो और निफ्टी भी आपको 24,000 में मिल जाए, वो नहीं होगा। अगर वो होगा तो निफ्टी 27,000 का होगा। अब निफ्टी इस लेवल का, इसके लिए यहाँ पर इस तरीके की न्यूज़ है। अभी सेंटीमेंट खराब है, इसके लिए आपको इस तरीके के भाव मिल रहे हैं। अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा तो थोड़ा ना भाव ये वाला मिलेगा, तब तो निफ्टी 27,000 में मिलेगा आपको, तब बैंक निफ्टी आपको 60,000 में मिलेगा। इस सेंटीमेंट पे आप इस प्राइस पे ले सकते हैं कि नहीं? इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। टैरिफ का अभी मैं कह रहा हूँ फिर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर्स पर टैरिफ लगा है वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा इम्पैक्ट है जीडीपी पर, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी सह सकती है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट उसके सामने एक्शन ले, जो कि गवर्नमेंट लेने वाली है, जैसे जीएसटी पे लेने वाली है, एंड आई एम श्योर आगे बाकी सेक्टर्स पे भी लेने वाली है। लेकिन आपको फिर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता फिर कि आप आज ले लें और 3 दिन बाद कहें मेरा पैसा नहीं बना, वो नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। जब तक स्क्रीन ना कहे तब तक ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। टेक्सचर जो है उसी को रिस्पेक्ट करिए। 24,350 से 24,400 का जो जोन है,
इसको ये हटा दीजिए लाइन, इसको बचाना ज़रूरी है बेसिकली। ये सबसे क्रूशियल जो होगा वो टेस्ट होगा कि 24,350 से 24,400 का जो जोन है वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि अब इवेंचुअली वहाँ से पूरी रैली की शुरुआत हुई थी। निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको 24,450 से 24,500 पर मिलेगा, और ये भी मैं लेवल सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको कोई स्पेसिफिक लेवल चाहिए इसके लिए, वरना मार्केट में इस समय सपोर्ट जो है वो मोर सेंटिमेंट का है मोर देन लेवल, और फिर बड़ा सपोर्ट 24,350 से 24,400 का, रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 पर, और उसके बाद 24,700 से 24,750 पर। देखिए बैंक निफ्टी में तो अब क्या ही बोले, यहाँ पर बस एक इकलौता सपोर्ट बचा है करीब 53,600 का। 53,600 के नीचे और दिक्कत आ सकती है, और यहाँ पर भी हर रैली में, रैली तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, हर रिकवरी में सेलिंग आ रही है, ये थोड़ी सी मार्केट के लिए दिक्कत है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। और पेन है अनुज, और आज एक बड़ी चीज़ हो रही है। HDFC बैंक, मतलब आज भी जो पॉसिबली FIs की सेलिंग है वो टारगेट कर रही है HDFC बैंक को। इंटरेस्टिंग, 953 का जो लो लगा वो 15 मई से लेकर अब तक, मोर प्रिसाइसली 21 अप्रैल से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री का लो है। शॉर्टिंग में इसने अभी तक 100 डे में तोड़ दिया है, यानी पहली बार 13 मार्च के बाद इसने शॉर्टिंग के बाद 100 डे में भी तोड़ दिया। आज सुबह पल्स में जिक्र भी कर रहा था कि FIs की सेलिंग और प्लेसमेंट जो है वो इंडिकेट कर रही है कि प्राइवेट बैंक्स में मेजर शॉर्टिंग हो रही है। लुक एट सितंबर फ्यूचर्स, 17% बिल्डअप, 3 करोड़ शेयर का बिल्डअप हुआ अनुज। ह्यूज सेलिंग है इस वक्त HDFC बैंक में, मेगा शॉर्टिंग, और 100 डे में ब्रीच हुआ यहाँ पर। उसके बाद दूसरी थीम जो अगस्त में आई थी शॉर्ट के साथ, और अभी भी शॉर्ट सितंबर बिल्ड हो रहा है, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम। MCX आएगा आपकी स्क्रीन पे। MCX आज अपने मल्टी मंथ बेस यानी 4 जून से लेकर अब तक के पूरे बेस को तोड़ चुका है। 50 डे में टूट चुका था मंगलवार के क्लोज में। आज ये 7455 पे रोलिंग में यानी फ्यूचर्स में स्ट्राइक करता हुआ अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये विजिट कर रहा है 16 अप्रैल के बाद। गजब की शॉर्टिंग हो रही है अनुज, जितनी भी कैपिटल मार्केट की थीम के स्टॉक्स थे सब में किसी को नहीं बख्शा गया है। लुक एट एंजल वन, थर्ड स्टॉक जिसको आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। यहाँ भी मतलब सितंबर फ्यूचर्स में गजब शॉर्टिंग है 2273 पे, और ये जाके अपने 16 अप्रैल 2025 जब इसकी रिपोर्टेड अर्निंग्स में के बाद डिसअपॉइंटमेंट आया था, क्रैक हुआ था स्टॉक, जाके ऑलमोस्ट विजिट करता हुआ। जरा सितंबर फ्यूचर्स रखिए स्क्रीन पे, दोनों स्टॉक्स को देखिए, MCX और यहाँ पे करीब 21% बिल्डअप सितंबर फ्यूचर्स में, ह्यूज शॉर्टिंग। कंफर्ट अगर कहीं पर है तो इक्का दुक्का स्टॉक्स जहाँ पे नंबर्स अच्छे थे, जहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी थी। लुक एट केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे अभी भी आएगा, वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ, और प्लीज़ रखिएगा 6212 पे एच पे ट्रेड कर रहा है। बिल्डअप सितंबर में अच्छा है, 10% का ऑन द हायर साइड, और लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे ऐड होती हुई। तो ये एक दो पॉकेट्स थी जो अच्छा करी, अदरवाइज बैंक्स, अदरवाइज कैपिटल मार्केट थी सबसे शॉर्ट ज़्यादा देखते हुए। अनुज, ये मैं इसी पे सवाल पूछ लेता हूँ, ये जो 2-3 थीम थी, जस्ट फॉर इंस्टेंस कैपिटल मार्केट थी, यहाँ पर एक तो क्रैक आ गया सिस्टम के साथ, मतलब जब वीकली एक्सपायरीज के जाने का वक्त आ गया या फिर बात होने लगी। अब यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड्स भी थोड़े से उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे, कुछ ट्रेड्स नुकसान में भी होंगे। ये इन दोनों थीम्स का क्या करें? फॉर इंस्टेंस कैपिटल मार्केट थीम और डिफेंस, मेगा शॉर्टिंग हो रही है अनुज यहाँ पर सितंबर में। देखिए आई थिंक इसमें ना कई चीज़ें एक साथ आ गई हैं, क्योंकि ये मार्केट की रैली के फ्लैग बेरर थे, तो इसके लिए जब भी मार्केट में करेक्शन आएगी सबसे पहले वही स्टॉक पिटेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा गेंस थे इसके लिए। दूसरी बात, आई थिंक BSE में जब से वो सेबी चेयरमैन जी ने कहा था कि वो कंसल्टेशन पेपर लाएंगे, उसके बाद से एक स्टॉक में डी रेटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि काफ़ी अर्निंग्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है उसकी वजह से। तो इस वजह से ये आई थिंक उसको एक्सप्लेन करेगा। 250-300 रुपये निकल गए उस दिन के बाद से BSE में। तो आई थिंक तीसरी चीज़ ये है कि अब ये BSE है, फॉर एग्जांपल आप BSE का एक बार ना 5 साल का चार्ट देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या हुआ था। मतलब अगर आपने 4-5 साल पहले लिया आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इतना गिरने के बाद भी। ये देखिए, ये BSE का 5 साल का चार्ट है, मतलब अभी भी स्टॉक आपको 12 गुना रिटर्न दे रहा है। हाँ, 1 महीने पहले तक शायद 13 गुना दे रहा था, अब 12 गुना दे रहा है, बस उतना फ़र्क पड़ा है आपको। लेकिन इशू क्या है कि इन स्टॉक्स में रैली इतनी बड़ी हुई थी कि इसमें इस तरीके की चीज़ें मतलब कॉमन है, स्पेशली अगर मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब है तो सबसे ज़्यादा हिट वहीं पर आता है। और क्योंकि ये मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियसली अगर मार्केट ख़राब है तो थोड़ा सा ये स्टॉक्स भी ख़राब हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और आज
के कार्यक्रम क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं श्रेया। जी, उससे पहले एक सवाल, वीरेंद्र जी के सवाल का एक्सटेंडेड वर्जन ही होगा ये। उन्होंने कहा कि जो थीम्स चल रहे थे अब वो पिट रहे हैं, ऐसे मूड माहौल में अब कौन से थीम आपको लग रहे हैं चलेंगे, कहाँ छुपा जाए क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जिस तरीके से खराब है, कहाँ डिफेंसिव स्टेज लिया जाए? मैं फिर अपने आपको बोरिंग साउंड करूँगा, ऑटो और एफएमसीजी एक बार फिर से देख लीजिए। आज देख लीजिए हीरो मोटो का। फिर अगर आपने एक हफ्ते से हीरो मोटो लिया हुआ है और बस उस पर बैठे हुए हैं आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका पैसा बन रहा है। तो इशू यही है कि क्या आप ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लेके बैठ सकते हैं। इस मार्केट में बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे आपको जहाँ पर थोड़ी सी जगह है इस समय छुपने की। तो आई थिंक यही 2 स्पेसेस हैं, क्योंकि ये इसमें मैक्रो ट्रिगर है। इसमें भी श्रेया मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें भी मैं कहूँगा कि 3 और 4 सितंबर के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर भी, क्योंकि बाय 3 और 4 सितंबर पॉजिटिव सरप्राइज फैक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव सरप्राइज फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है कि टाइमलाइन क्या होगी जीएसटी कट की। जीएसटी कट तो आना है, वो तो प्राइम मिनिस्टर जी बोल चुके हैं, वो तो आना है, वो तो दिवाली तक का तो वो पहले से बोल चुके हैं। तो उसमें और वो कह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक इम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन बात ये हो रही है कि क्या उससे पहले आ सकता है। तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में फिर आपको बेस्ट मौका मिलेगा री एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है हमारी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहाँ से ना अगर आपका 3 साल का व्यू है, ट्रस्ट मी आप फोकस करिए डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर। बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है हमारी, और अगर इस तरीके के रेट का टैक्स कट का कॉम्बिनेशन मिला और इन्फ्लेशन लो है, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला, आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए। ये सब टैरिफ वैरिफ इस समय थोड़ा सा उससे मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बेसिकली, जो इन्हीं सेक्टर से मिलने वाली है आपको। डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले सेक्टर्स काउंटर्स में आपको फोकस रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा खराब। तो शुरुआत करेंगे मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ बिकवाली हावी होती हुई आज के सेशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिली आपके स्क्रीन पर इस वक्त, और आप देखिए एनबीएफसीज और बैंकिंग स्पेस में, साथ ही आईटी स्पेस आज बैकफुट पे था। तो ज़्यादा स्टॉक्स वहीं के नजर आएंगे आपको। श्रीराम फाइनेंस टूट गया 3.5%, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों ही काउंटर्स आईटी पैक से 2.5% से 1.5% की करीब गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप वायदा बाजार में देखेंगे कौन से स्टॉक्स बैकफुट पर नजर आएंगे, तो ग्लोब एविएशन ब्लॉक डील की खबर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, 5% टूटा आज के सत्र में। आदित्य बिरला फैशन रिटेल टूट गया 4.5%। अदानी टोटल गैस में भी आपको देखिए 4.5% के करीब गिरावट देखने को मिली, और सीईएससी भी टूटा 4% से ज्यादा। तो यहाँ पर भी डेंट पड़ा है। लेकिन ऐसे खराब मूड माहौल में जो स्टॉक्स चले हैं, जो हम चर्चा भी कर रहे थे, ऑटो स्पेस से चुनिंदा स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प चढ़ गया 1% से ऊपर, अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 1%, बजाज फाइनेंस 1%, एसबीआई लाइफ भी लगभग 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए यहाँ पर, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन ज्वेलरी पैक भी आज यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नजर आएगा आपको। व्हाइट गुड्स में दिखेगा ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 1.5% और 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन हमें आज के सत्र में देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, अमित सेठ, शिल्पा राउत और रुचिर जैन जी से। 2:15 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे आपको यूएस टैरिफ का भारत पर कैसा असर पड़ेगा। 2:30 बजे इंडिगो में हुई ब्लॉक डील पर डिटेल लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। 2:40 पर कल होने वाली रिलायंस की एजीएम में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं बताएंगे ईदन मोता। 2:45 पर ऑटो सेक्टर पर ब्रोकरेज क्यों बुलिश है बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:50 पर मार्केट बिग बॉयज में मेरे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पर यतीन जी से डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुजी से कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक बार जरा हमारे पैनल को रखिएगा स्क्रीन पर और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए इस समय की ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए आईटी पे थोड़ा लॉन्ग के लिए ध्यान दे सकते हैं। कोफोर्ज में एक अच्छा खासा मोमेंटम है, 1745 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। 1720 छोटा सा ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। व्यू सही जाता है तो ये 1780 से लेके 1800 तक का आपको एक मूव दिखाना चाहिए। ओके, कोफोर्ज हमें गजब यहाँ पे उलटफेर है। आज
निफ्टी आईटी अभी भी 1% नीचे है, बट कोफोर्ज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 1750 के स्तर पर ट्रेड करता है। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए यहाँ पर सितंबर सीरीज में मुझे लग रहा है एक जो पॉकेट है जहाँ पर काफी अच्छी वीकनेस नजर आ रही है वो है सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स, स्पेशली हॉस्पिटल साइड पे। एंड जिस तरीके से फोर्टिस का भी डेटा है, एक हाल फिलहाल में ही हमने एक पियर्सिंग या फिर डार्क क्लाउड कवर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखा था जो एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। एंड उसके बाद लगातार यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बन रही है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि लगभग अराउंड 920 के आसपास एक मीनिंगफुल सपोर्ट बने, बट जिस तरीके से ये सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस और थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर फोर्टिस के सितंबर फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। लगभग 915 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 923 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक ये स्टॉक लगभग अराउंड 880 865 के आसपास के स्विंग भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी फोर्टिस हेल्थकेयर के फ्यूचर्स में। फोर्टिस हेल्थकेयर में बिकवाली की राय सचिन जी की तरफ में। सितंबर फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है फिलहाल। तो एक बाई साइड की ट्रेड आई है, एक सेल साइड की ट्रेड आई है। गाबा से गुड इवनिंग, आप क्या चुन रहे हैं, बाई या सेल? शॉर्ट। गुड इवनिंग टू यू श्रेया। ट्रेड करा 732 पर एयू बैंक। मुझे लगता है यहाँ पर गिरावट है। 735 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, ₹3 का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 725 to 720, ये एक पॉसिबिलिटी है। एयू बैंक शॉर्ट। एयू बैंक शॉर्ट। श्रेया को घर जाने की जल्दी है थोड़ी है, अभी 2 बजे गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गावस्कर का फेवरेट वर्ड है गुड इवनिंग, इसलिए मैंने बोला इंटेंशनली। चलिए ठीक है। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का शॉर्ट आइडिया रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में तो कंटिन्यूअस हम वीकनेस देख रहे हैं। यहाँ पे एक लोअर हाई इज आल्सो इन प्लेस, और आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे एक सस्टेन्ड प्रेशर है। लगभग सितंबर फ्यूचर्स का प्राइस 564 का है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 571 का, और टारगेट्स रहेंगे 545 के। ओके, मुझे सीमेंस 562 पे आपकी एक कॉल। और अब अगले ट्रेड के चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, एलआईसी इंडिया में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। एलआईसी में अगर आप देखें तो एलआईसी काफी दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, उसके अराउंड ट्रेड कर रहा था। आज एक फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन एलआईसी इंडिया में देखने को मिला है, तो इसके सितंबर के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 866 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 876 ₹876 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और 845 ₹845 के टारगेट सेट करेंगे। ये सितंबर मंथ के फ्यूचर के रेट है। चाहे तो 880 का सितंबर मंथ का पुट ऑप्शन, 880 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं सितंबर मंथ का। ₹29 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 24 का स्टॉप लॉस लगाइए, ₹40 के टारगेट सेट करिए। ओके, एलआईसी में भी बिकवाली की राय। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, और एक बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी सेल साइड की ट्रेड आपके स्क्रीन पर इस वक्त जॉट डाउन कर लीजिए। गाबर सर ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से आई है। टारगेट आप देखिए निचले का रख दिया उन्होंने 720 तक का, 730 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। शिल्पा राव जी ने कोफोर्ज कहा, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और वो कह रही है कोफोर्ज निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाई, तो 1800 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1720 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा सचिन जी ने फोर्टिस हेल्थ केयर के सितंबर फ्यूचर्स में बिकवाली की राय रखी है। 865 के नीचे की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 923 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय अमित जी की तरफ से ये कॉल आती हुई, और 545 तक के नीचे की टारगेट, 570 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही एलआईसी फ्यूचर्स पे अभी मानस जी ने कहा बिकवाली करनी है आपको, 845 के नीचे की टारगेट, 876 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता जी के पास। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट का सेंटिमेंट खराब, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपको सही नजर आ रहे हैं जहां पर बेट लग सकती है? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद है उसकी हमने चर्चा पहले भी की है, और स्टॉक है वारी एनर्जीज लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने के अंदर में। और हमें लगता है कि ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर से आप इस कंपनी की भी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इसकी कैपेसिटी थी 2 गीगावाट की, और आज ये करीब 13 गीगावाट की कैपेसिटी इस कंपनी की हो चुकी है। और धीरे धीरे आप देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक कंपनी कर रहा है, तो जहाँ पर पे अब सोलार
सेल्स की बात करें या इनगॉट्स की बात करें, वेफर्स की बात करें, तो ऐसा 6 गीगावाट की कैपेसिटी अब ओडिशा में नया केपेक्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा और जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक जो डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट है वो काफ़ी कम होगी और साथ ही साथ मार्जिन प्रोफाइल में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। और इसके चलते हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में जो आप इसके रिटर्न रेशियोज भी आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% के आसपास है, आरओई जो है वो भी 30% के ऊपर है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग मुझे लगता है कि रिटर्न रेशियोज के अंदर में कंपनी काम कर रही है और हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ काफी अच्छी है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए वारी एनर्जीज हमारी टॉप पिक रहेगी पूरे सोलर विंड इस पूरी जो रिन्यूएबल एनर्जी की थीम को प्ले करने के लिए। टेक्निकली आप देखें तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज के सत्र में हुआ है, वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर, और ये ब्रेकआउट हुआ है 3350 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से 3350 ही एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 3800 तक के लक्ष्य एनर्जीज में देखने को नजर आ सकते हैं। वारी एनर्जीज ये हो गई टेक्नो फंडा कॉल आशीष चतुर्वेदी जी की तरफ से। अब बात करते हैं मार्केट की। एक तरफ टैरिफ का संकट, दूसरी तरफ एफआईआईस की बिकवाली, लेकिन इन सब के बीच में जीएसटी कट का एक संजीवनी भी मिली है मार्केट को। इस माहौल में निवेशकों को क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्या एफआईआईस वापस आएंगे? क्या हम थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखेंगे या ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? मार्केट के दिग्गज और एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला हमारे साथ जुड़े हैं। मधु सर, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे टफ डे पर आपने हमसे बात की। मुझे पता है कि आप थोड़ा बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। मार्केट को लेकर इस समय क्या व्यू बना है? ये जो इतनी सेलिंग आ रही है, इसका मेन कारण क्या है आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून अनुज। पहले तो बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, लाइफ टाइम हाई से अपन 1200 पॉइंट नीचे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज कोई बहुत ज्यादा इसमें पर्टर्ब्ड होने की जरूरत है, राइट? ऑब्वियसली ये एक डिस्कशन है अनुज, और मेरा पर्सनल ये व्यू है, एंड आई एम नॉट अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इन एनी मैनर, कि मेरा पर्सनल ये व्यू है कि ये 25-25 साल की जो स्ट्रेटजिक दो नेशंस की रिलेशनशिप होती है ना, ये ऐसे कोई एक विफ में डिरेल नहीं हो सकती है। तो ये नेगोशिएशन का एक पीरियड है विच आई फील विल गेट डन सूनर देन लेटर, राइट? अगर आप देखिए लास्ट 2 दिन में जो अमेरिकी संकेत भी अपने को यहाँ पे आ रहे हैं, वहां से भी लोग जो बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टैंड ऑफ हो गया है और ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है बिफोर ये इशू रिजॉल्व होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो आप गवर्नमेंट की करंट वोकल इस पे स्टैंड देखिए, और जो मोदी जी का पर्सनल भाषण अगर आप देखिए 15 अगस्त का, तो मुझे ये पर्सनली लगता है गवर्नमेंट इसको अनुज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करेगी। और जो अपन ने लास्ट 12-18 महीने में नहीं देखा, वो मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में अफर्मेटिवली गवर्नमेंट के साइड से देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जीएसटी कट एक सिर्फ हो सकता है बिगनिंग हो, या हो सकता है बहुत सारे रिफॉर्म्स टू डीरेगुलेट, टू रियली एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए ना बहुत सारे रिफॉर्म्स मुझे लगता है गवर्नमेंट की साइड से आएंगे। क्योंकि ये टाइम है अनुज ये बताने का कि अपना भी देश जो है 1.45 बिलियन डॉलर लोगों का जो 145 करोड़ जो लोग हैं, राइट, वो कोई एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और मोदी जी की आप खुद देखिएगा, उनके पास्ट में भी जाके कभी भी इस टाइप का चैलेंजेस आया है तो उन्होंने बहुत ही एक डिसिसिव तरीके का रिस्पॉन्स दिया है और बहुत ही डिसिसिव तरीके से चीजों को सॉल्व किया है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात है। एंड प्लस अगेन, अगर आप थोड़ा डिटेल में देखिए दैट ये नंबर इतने आसान नहीं है कि इतना एक्सपोर्ट है और इतने पे मैंने इतनी ड्यूटी लगा दी और इतना नुकसान हो जाएगा। इतना आसान लाइफ नहीं होता है। इसको आधे से ज्यादा तो ये जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है वो इसमें कवर्ड ही नहीं है, कुछ एसेंशियल आइटम के हैं। दूसरा, जो जेम्स और ज्वेलरी का $13 बिलियन का एक्सपोर्ट है, उसमें 5% वैल्यू एडिशन है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है।
अब आप सोचो $2 बिलियन का फुटवेयर का एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट अभी जो जो क्वालिटी कंट्रोल का नॉर्म लेके आई है, अरे और एक्साइज ड्यूटी का मान लो कम होगा, तो आपको नहीं लगता है कि 145 करोड़ के आदमी के देश में अपन 10-15 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा फुटवेयर बेच सकते हैं? तो आई डोंट थिंक इट इज अ बिग इशू बीइंग मेड आउट एज ऑफ नाउ, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस मैटर विल गेट रिजॉल्व। एंड लास्टली मैं बोलूंगा अनुज, जो पैसे का फ्लो अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से है और ये जो एफआई की होल्डिंग एट द लोएस्ट लेवल पे है अभी, राइट, विच इज बीन हिस्टोरिक लो, तो ये देखते हुए टेक्निकली भी ना मार्केट को जब तक ये डोमेस्टिक फ्लो रहेगा तब तक मार्केट को बहुत ज्यादा वीकनेस का मुझे कोई कारण नहीं लगता है। और लास्ट पॉइंट इज दैट यू नो what is the real direct impact on the market and the in the indices? तो जो भी बड़े सेक्टर है जो हिट हुए हैं या हिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्यूटी, वो कोई रिप्रेजेंट इंडेक्स निफ्टी के इंडेक्स में एक भी स्टॉक नहीं है, या इवन ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां नहीं है जो जेम्स ऑयल ज्वेलरी या बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड हैं जिसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। देयर आर सर्टेन पॉकेट्स में थोड़ा टेम्परेरी चैलेंज होगा। तो ऑल इन ऑल मैं तो अनुज यही देखूंगा कि गवर्नमेंट का करंट रिजॉल्व देखते हुए अगर हम 4-5 महीने बाद देखेंगे ना, व्हेन वी लुक बैक वी मे थिंक दैट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारी वैसे भी है इनहेरेंट मधु सर, लेकिन मतलब फिर सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें अगर हैं उसके बाद भी मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? क्या मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है या फिर ये इस समय सिर्फ एक सेंटिमेंट खराब हो गया है? मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो पिछले 3-4 दिन में मार्केट जिस तरीके से गिरा है और जिस तरीके की हमने वापस थोड़ी सी एफआई सेलिंग और एफआई शॉर्टिंग देखी है। अनिल भाई, अभी आपको पता है, आप मार्केट में उतने साल से जितने साल से मैं हूँ, ये बाजार का टेम्परेरी एक फेज है, यू नो। अगर 2-3% मार्केट घटा है आफ्टर इतना बड़ा रैली के बाद, मैं उसको कोई पैनिक का कारण नहीं देखता हूँ अनुज। ये तो है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट है, हर आदमी अपने अपने तरीके से इस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। मैं अपने तरीके से रिएक्ट करूंगा, कोई आदमी दूसरे तरीके से देख रहा है, वो दूसरे तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पर कहीं पे अगर आप बोलोगे कि मार्केट बहुत घट गया या कहीं पे कोई रियल ऐसा पैनिक लगता है, मुझे तो नहीं दिखता कहीं पे। तो लगता है मधु सर कि ये मामला जो है अब हम एक तरीके से वर्स्ट केस प्राइसिंग कर चुके हैं, जो 50% टैरिफ है, और ये इवेंचुअली जाकर अब नेगोशिएशन, प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि हम 1-2 सेक्टर है जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जैसे एग्रीकल्चर, शायद मामला वहीं पर जाकर कहीं अटका हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस अभी भी ओपन है और कहीं ना कहीं वहाँ से भी पॉजिटिव खबर आ सकती है और हो सकता है उसके बाद मार्केट में सारे के सारे लॉसेस रिवर्स हों? अनुज, मुझे ये लगता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकर है और इंडिया कोई रियल डील करेगा, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करेगा, नोइंग हिम, राइट। तो अगर आपको रियल डील करना है और अनाउंसमेंट नहीं करना है तो आप सब चीजों को सोच समझ के करोगे। और मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं या डिस्कशन नहीं होगा या ये डील नहीं होगी। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी विल डू अ वेरी गुड डील which will be very decisive. That's my view, and as I say, I reserve the right to be wrong. अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म्स को कितना बड़ा रिफॉर्म मानते हैं आप मधु सर? क्योंकि 28% का स्लैब खत्म होना और 18% का मैक्सिमम स्लैब होना और सिर्फ 2 ही स्लैब होना, अब इसमें कई लोग कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा अब अनाउंसमेंट अगर और थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर दिवाली तक वेट करेंगे तो लोग शायद अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे, लेकिन इसको आप कितना बड़ा रिफॉर्म मान रहे हैं? ऑलरेडी पब्लिकली अनाउंस है, 3 या 4 तारीख को मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की। मुझे तो लगता है ये बहुत जल्दी आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई दिवाली तक जाके ये अनाउंसमेंट होगा। ये अनाउंसमेंट, ये रिलीफ का बहुत जल्दी आना चाहिए। एंड एज आई सेड, मेरा अभी 2 दिन पहले इवन मीडिया में भी सब जगह आप देखोगे जो इंडिकेशन है कि सरकार इस वक्त रियल एक मूड में है टू रियली फिल इन दोज गैप्स इन द इकोनॉमी, डीरेगुलेट सेक्टर्स, डीरेगुलेट रेगुलेशंस एंड गिव अ रियली बिग बूस्ट to the economy. So अगर जो भी छोटा मोटा सेटबैक इससे होगा, they are in a mood to make sure that it gets recovered. एंड अभी एक बात जो कोई नहीं कर रहा है ना अनुज, सपोजिंग कुछ सेक्टर्स में अगर वीकनेस होगी या कुछ सेक्टर को इम्पैक्ट होगा, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सेक्टर को सपोर्ट करेगी या कुछ ना कुछ एक बूस्ट देगी?
नहीं, वो तो ऑलरेडी बात हो रही है टेक्सटाइल को लेकर। आज सुबह ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है कि टेक्सटाइल को लेकर सपोर्ट की बात हो रही वही मैं बोल है। रहा हूँ, शायद पर जेम्स एंड ज्वेलरी। मार्केट तो वो डिस्काउंट नहीं कर रहा है ना अनुज। मार्केट तो बोल रहा है सिर्फ टैरिफ लग गया है। तो आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेप्स लेगी वो पूरा टैरिफ को मिटिगेट कर देगी फिर उसके हिसाब से? बस पूरा टैरिफ को मिटिगेट हो सकता है, पूरा गवर्नमेंट न करे अनुज। मुझे ये लगता है कि कुछ तो कस्टमर को वहां पास ऑन होगा, कुछ वहां के लोग जो सप्लाई चेन में जो क्रिटिकल चीजें वहां के लोग अब्जॉर्व करेंगे, और कुछ हो सकता है अपनी कंपनियां ज्यादा इफिशिएंट होगी, और थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी कंपनियों को भी 1 या 2 क्वार्टर का एडजस्टमेंट करना पड़े अपने बिजनेस में, या 1 या 2 क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन सेलेक्ट सेक्टर्स। बिल्कुल। मधु सर, तो इस समय मार्केट में अगर पिछले आप 1 हफ्ते का 10 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट पूरा का पूरा फोकस्ड है सिर्फ कंजम्पशन स्टॉक्स पर, ऑटोज, एफएमसीजी, वाइट गुड्स। क्या आप भी यही मानते हैं कि अब यही स्पेस है जिस पर हमें अभी कुछ समय के लिए फोकस रहना चाहिए? मैं तो अनुज ये मानता हूँ ये बॉटम अप मार्केट है, और मुझे लगता है कि जहां पे कहीं पे रियली में जो ये वॉलेटिलिटी की वजह से जहां कहीं पे भी आपको चांस मिलता है, जहां पे कि आपका स्टडी किया हुआ है, और जहां जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, सपोजिंग फॉर इंस्टेंस फार्मा सेक्टर है, अभी उसमें तो कोई ड्यूटी आई भी नहीं है, और उसमें कोई स्टॉक अगर 30-40% करेक्ट हो जावे तो ये तो सिर्फ कोलेट्रल डैमेज है लोगों की समझ का। मुझे नहीं लगता है कि जेनरिक फार्मा के ऊपर कोई ड्यूटी आएगी। तो वो जो सेक्टर या कंपनी तो जहां आपका इंडिविजुअल समझ है, जहां पे आपने एकदम होमवर्क करके रखा है, और ये वॉलेटिलिटी में कहीं पे रियल में प्राइस एडवांटेज मिल जाए, वो शेयर खरीदने चाहिए। ओके, तो फार्मा के अलावा मधु सर इस समय और कोई आपको अच्छा लग रहा है स्पेस जहां पर मार्केट करेक्ट हो चुकी है और अब बाइंग का मौका है यहां पर? मैं तो अनुज जैसे मैंने बोला, मैं बॉटम अप फोकस्ड हूँ। आई थिंक हम लोग वॉच कर रहे हैं प्राइजेस को बहुत केयरफुली, लिस्ट बनी हुई रेडी है, जहां पे मौका मिलेगा वो पक्का खरीदेंगे। हाँ मधु सर, प्रॉब्लम ये ना कि वो लिस्ट आप शेयर नहीं करते हैं हमारे साथ, तो इसके लिए मेरा खुद का बंधन है अनुज, मुझे पता है कि है, और लिस्ट में इसलिए नहीं बोलता अनुज कि मैं तो आज बोल के चले जाऊं कि आप XYZ शेयर खरीद लो, और कल अगर वो कंपनी में कोई निगेटिव डेवलपमेंट हो जाए मैं तो बेच के चले जाऊंगा, पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना उनके घर में शेयर रह जाएगा, और वो मुझे नहीं चाहिए। वो मैं सिर्फ देखिए, मैंने एक लाइटर नोट में कहा था मधु सर। तो इस समय अगर हम मैं आपको जो जितना समझ पा रहा हूँ, आपका मानना ये है कि ये इस समय मार्केट में अगर कोई जो, क्योंकि डोमेस्टिक पैसा बहुत आया है मधु सर, देखिए कितने लोग इस समय स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। SIP के फ्लोज जो हैं 28,000 करोड़ रुपए की SIP बुक हो गई है, और पिछले 1 साल से मैं मानता हूं कि मार्केट ने वैसे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन पिछले 1 साल से इंडेक्स लेवल पे थोड़े कम रिटर्न्स आए हैं। तो क्या ये जो पैसा है इसको आश्वस्त रहना चाहिए कि नहीं अभी मार्केट में ही पैसा डालना है, और मार्केट में पैसा डालने से आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी? अनुज ये जो देखो लोगों ने रियल में पैसा किसने कमाया है, जो एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहा है। मुझे पता है हमारे रिलायंस ग्रोथ फंड की NAV 12 रुपया हुआ करती थी, जो इस वक्त बढ़ के अभी 4,000 हो गई है, राइट। तो पैसा किसने कमाया है अनुज? जो एक्चुअली इन्वेस्टेड रहा है, जिन्होंने 3, 6, 9 महीने का रिटर्न देख के, मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग SIP करने आते हैं, पर जो लंबा समय से कर रहे हैं ना, पिछला लेट्स नॉट फॉरगेट कि 6 महीने में रिटर्न नहीं आया, पर इफ आई लुक कि 4-5 साल के अंदर तो लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाए हैं, राइट। तो ये एक फेज है, और लोग समझते हैं, और अगर आप देखो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन्वेस्टर्स में भी आई अनुज, कि अब जो है लोग ना ये गिरावट को लोग एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, राइट। और इसीलिए जब भी बाजार थोड़ा सा भी घटता है ना, तो आप देखो डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ जाते हैं। कुल मधु सर, एक चीज़ जो आपने रिफॉर्म्स की बात कही थी, फरवरी से रिफॉर्म शुरू हुए थे टेक्निकली, आपको याद होगा टैक्स कट आया, पर्सनल टैक्स कट, उसके बाद CRR कट, फिर उसके बाद एक के बाद रेट कट, और अब ये GST कट। आगे जाते हुए आपको लग रहा है कि और फिस्कल और मॉनेटरी रिफॉर्म्स की जगह है, और वो भी आएंगे आगे जाते हुए? मुझे लगता है अनुज काफी सारे डीरेगुलेशन की बहुत ज्यादा जगह है। जैसे अपन ने बात करी अनुज, जैसे फुटवेयर सेक्टर में अगर आप 28% का 18% करते हो, जो एक्साइज ड्यूटी कट करते हो, तो आपको लगता नहीं है देश में 10-15 हजार करोड़ का ज्यादा फुटवेयर 145 करोड़ लोगों के बीच में बिक सकता है, राइट। तो मुझे ये लगता है जहां जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा, और गवर्नमेंट के साइड से जितना ज्यादा डीरेगुलेशन आएगा ना,
जैसे आप देखिए डिक्रिमिनलाइजेशन, उन्होंने कुछ 350 आइटम का डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है एंड ऑलरेडी पब्लिकली स्टेटेड है कि 1000 आइटम और डिक्रिमिनलाइज हो जाएंगे बाय दिसंबर। तो ये जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे होगा ना अनुज, तो यहीं पे डोमेस्टिक में मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये स्टॉक मार्केट अच्छा रहने से जो एक ईज ऑफ कैपिटल रेजिंग हुआ है, जो आपको मेरे से ज्यादा पता है, 1300 कंपनियों ने स्मॉल एसएमई एक्सचेंज से अनुज लाख 2 साल के अंदर पैसा उठाया है। जिन लोगों को कोई बैंक डेट या कोई दूसरा लाइन ऑफ क्रेडिट या कोई दूसरा लाइन ऑफ कैपिटल नहीं मिल सकता था, अब अगर ये कंपनियां आज आके ये काम कर पा रही है या ये पैसा उठा पा रही है, ये एक बहुत बड़ी अपनी वैल्यू चेन है। तो आई फील जैसे जैसे थोड़ा डिरेगुलेशन होएगा ना, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अपने को भरोसा रखना चाहिए और मुझे लगता है डोमेस्टिक लोग काफी बढ़ के आगे आएंगे। और ये जो भी छोटा मोटा ब्लिप होगा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, मुझे काफी भरोसा है कि अपने देश में ही बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये कंपनसेट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने मधु भाई। और आपने देखिए पिछले 2-3 साल में काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स को बैक भी किया है, काफ़ी नए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बैक भी किया है। आपको लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इंटरनली भी देखिए देश में भी क्या होता है ना, एक फीलिंग आती है कि अब हमें भी सेल्फ सफिशिएंट बनना है और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यही है कि हम एक इंडिपेंडेंट बने। और क्या ये उस दिशा में एक पहला कदम होगा जिसमें हम थोड़ा सा एक ऐसा देश बने जो डिपेंडेंस कम करे और पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करे? ये मोदी जी ने ही कहा है अनुज, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है मैन्युफैक्चरिंग इस देश में होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग इंडियन करे या फॉरेनर करे, जॉब इस देश को बिलोंग करनी चाहिए, राइट। अगर वो सोच जो मुझे लगता है ना एक बार ऊपर से आती है तो वो सोच डेफिनेटली पर्कुलेट हो रही है। अब हो सकता है हम लोग ऐसा क्लोज नहीं है कि कोई यहाँ पे इंडियन आदमी ही इंडिया के लिए बनाना चाहिए, कोई फॉरेनर भी आके इंडिया में मैन्युफैक्चर अगर कर रहा है और इंडियन लोगों को सर्विस कर रहा है, इंडियन लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो वो ही इस देश को चाहिए। तो मुझे लगता है फॉरेन की कैपिटल आके भी ये करेगी काम, ये अनुज, और इंडियन कैपिटल भी ये काम करेगी। तो एक दो आखिरी सवाल आपसे फिर, तो ये मान के चलें कि अब हम एक तरीके से मार्केट में भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लोज भी अब पहले की तरह नहीं रहे, अब तो पूरा का पूरा मार्केट को भी DII से चला रहे हैं। मार्केट ने लीड लिया है अनुज वो आत्मनिर्भरता की तरफ। अगर आप देखेगा पीक में फॉरेनर का पोर्शन कुछ 22, 23, 24% होता था, तो 15% हो गया। और इतनी बड़ी फॉरेनर की सेलिंग होने के बाद भी मार्केट ने वो सब ऑब्जर्व कर लिया और मार्केट अभी नियरली लाइफ टाइम हाई पे है। तो मार्केट तो लीडिंग इंडिकेटर ऑफ आत्मनिर्भरता है। मार्केट लीडिंग इंडिकेटर ऑफ आत्मनिर्भरता है, बिल्कुल सही बात कही आपने मधु सर। तो आखिरी थॉट्स आपके, इस समय रिटेल निवेशक जो ये शो देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं और आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आप जो कहते हैं उसको एक्ट करते हैं उसके ऊपर, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा फिर? मेरा मैसेज यही होगा अनुज कि सिस्टमेटिक तरीके से जो आपका एलोकेशन है इक्विटी में लगाए रखिए, लॉन्ग टर्म में इंडिया पे भरोसा रखिए। मुझे पर्सनली लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो कभी भी ब्लिप मार्केट में आया है, और हमने बहुत सारे ऐसे मौके देखे अनुज पिछले 25-30 साल में अपने करियर में, ये हमेशा इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रूफ हुए। और अगर आपका वही विजन है कि आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो ब्लिप है कोई परेशान होने का कारण है। मधु सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और इतनी देर तक हमसे बात की और इन सब टॉपिक्स पर। ऑलवेज टॉकिंग, लव टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु भाई, थैंक यू, मज़ा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज। इन द मीन वाइल एक इम्पॉर्टेंट बात जो हो रही थी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी कदम आएंगे, उनमें से शायद एक कदम की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एक्सपोर्टर्स को एक बहुत बड़ी राहत दे सकती है और वो राहत
लिक्विडिटी के मोर्चे पर मिल सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार एक्सपोर्टर्स के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान कर सकती है। ये जो लोन मोरेटोरियम का ऐलान है, इसके तहत ये होगा कि एक्सपोर्टर्स ने बैंकों से जो लोन ले रखा है, अगर यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाने की वजह से वो अपना लोन चुकाने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पे सरकार जो है उनको लोन नहीं चुकाने की छूट दे सकती है कुछ समय के लिए। ये समय सीमा क्या होगी, इसकी शर्तें क्या होगी, मोरेटोरियम के दौरान उनको ब्याज देना होगा कि नहीं देना होगा, ब्याज देना होगा तो कम देना पड़ेगा, इन सारे बारीकियों का को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत जल्द रिजर्व बैंक एक्सपोर्टर्स के साथ भी बैठक करने वाला है। सूत्र ये कह रहे हैं कि आज भी कुछ एक्सपर्ट के साथ बैठक हुई है, कल भी कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ रिजर्व बैंक की बैठक हो सकती है। इस मोर्चे पर उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और रिजर्व बैंक सभी चर्चा कर रहे हैं कैसे लिक्विडिटी के मोर्चे पर राहत दी जाए, और राहत देने का सबसे ठोस कदम एक्सपोर्टर्स को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी जा सकती है। ये मुझे खबर एक्सक्लूसिव जानकारी निकल कर आई है। महत्वपूर्ण खबर। देखिए, इस खबर के दो अंश हैं। एक तो किस तरीके से एक्सपोर्टर्स को राहत दिया जाए, उनको वित्तीय सहायता दी जाए। पर लक्ष्मण जी, सुबह से एक बात और यूएस से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसमें ये भी है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया कि एंगेजमेंट्स जारी हैं। मतलब ये ठीक है, 50% टैरिफ अभी लग चुके हैं, बट कहीं ना कहीं भारत और यूएस दोनों ही प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो रास्ता है बंद हो गया है। देर सवेर इस पे काम हो रहा है, कभी भी ये डेडलॉक जो है वो अंत हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही। जो अलग अलग सरकार के सूत्रों से, उद्योग मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिले, उसके मुताबिक ऐसा नहीं कि 50% टैरिफ लग गया तो दोनों देश के नेगोशिएटिंग टीम जो है आपस में बातचीत करना बंद कर दिए हैं। अलग अलग फ्रंट पे, जैसे डिफेंस के फ्रंट पे पहले से साझा अभ्यास चल रहा है, अलग अलग फ्रंट पे बातचीत चल रही है। ट्रेड के मोर्चे पर भी बातचीत के रास्ते यहाँ पे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जो संकेत मिले उसके मुताबिक बातचीत को ठोस स्तर पर ले जाने से पहले कोशिश ये होगी कि 25% जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है रूस से तेल खरीदने के नाम पर, उस पहले 25% एडिशनल टैरिफ को हटा ले यूएस। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ 25% टैरिफ रहेगा उसके आधार पर नेगोशिएशन होगा, उस पर नेगोशिएशन होगा। 50% पर नेगोशिएशन होगा, इसकी संभावना कम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी आपको लोन मोरेटोरियम की बात की, एक तो ठोस बात रही। एक और बात कि सरकार ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशविरा शुरू कर दिया है। उस पूरे सलाह मशविरा को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरह के कदम सरकार ये उठा सकती है जो मीडियम टर्म में होगा, एक तरह कदम होगा जो शॉर्ट टर्म में होगा। तो शॉर्ट टर्म में तो एक आपको लोन मोरेटोरियम की बात हो गई। दूसरा शॉर्ट टर्म में कदम सरकार उठा सकती है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट की क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है, उसका दायरा बढ़ा सकती है। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का पीरियड होता है, उसका सारा सरकार दायरा बढ़ा सकती है। ये सब शॉर्ट टर्म में होगा ताकि यूएस की वजह से जो एक्सपोर्टर प्रभावित हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको राहत पहुंचाई जाए। लॉन्ग टर्म में नए नए बाजार खोजे जाएं, नए नए मार्केट खोजे जाएं, और एक्सपोर्टर्स के लिए जिन सारे इंसेंटिव का ऐलान बजट में किया गया था उन इंसेंटिव को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इन सारे मोर्चे पर काम होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार चारों मोर्चे पर काम करना चाहती है ताकि 50% टैरिफ से एक्सपोर्टर्स को जो संभावित नुकसान बताया जा रहा है वैसा नुकसान ना हो। और सरकार इसको एक पॉजिटिव वेकअप कॉल के तौर पे देख रही है कि इस बहाने कम से कम एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का, मजबूत करने का मौका मिल गया है, और उस मौका को सरकार हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको एक मौके में, जैसे कहते हैं आपदा में अवसर, वो खोजने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अब, और अब थोड़े से माइक्रो टॉपिक्स की बात करते हैं। इंडिगो प्रमोटर, एक्स प्रमोटर राकेश गंगवाल ने आज फिर 2.25% हिस्सेदारी बेची। हालांकि सुबह ब्लॉक डील का साइज़ बड़ा था लेकिन उसको छोटा किया गया। आइए सुदर्शन समझते हैं इन ब्लॉक डील्स की टाइमिंग। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। सो पहले अगर जो मैं स्टेक टाइमलाइन की बात करूं, उससे पहले अगर जो स्टॉक रिटर्न की बात करते हैं तो 2025 में स्टॉक में 30% बढ़त देखने को मिला है, और लास्ट ब्लॉक डील जो कि मई 2025 में हुआ था वहां से 14% स्टॉक ऊपर चढ़ा है। लेकिन अगर जो अब फर्स्ट ब्लॉक डील जब आया था राकेश गंगवाल का, वो था सितंबर ऑफ 2022, वहां से अगर जो स्टॉक रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 200% का उछाल आया है। तो जून 2022 तक राकेश गंगवाल का होल्डिंग जो था ऑलमोस्ट 37% था, 36.6%। लास्ट 3 इयर्स में उन्होंने बेचा
और अब ऑलमोस्ट 31% बेचा और टोटल वैल्यू था ऑलमोस्ट 46,000 करोड़, अगर जो आज का भी आप 2.2% इक्विटी इंक्रीज करते हैं। अब देखते हैं टाइमलाइन। तो सितंबर 2022 में उन्होंने सबसे पहले 3% बेचा, रेज किया था ऑलमोस्ट 2500 करोड़। फिर आया फेब 2023, रेज किया 3000 करोड़। अगस्त 2023 रेज किया 4200 करोड़। फिर मार्च 2024 5.8% बेचा, रेज किया ऑलमोस्ट 7,300 करोड़। अगस्त 2024 बेचा 5.8%, रेज किया ऑलमोस्ट 10,700 करोड़। और लास्ट जो था मई 2025 में, वहाँ पे 5.7% बेचा और रेज किया था उन्होंने ऑलमोस्ट 12,000 करोड़। अगर जो एक ब्लॉक डील छोड़ दें तो सारे ब्लॉक डील्स करंट ब्लॉक डील्स और कंपेयर कीजिएगा प्रीवियस ब्लॉक डील्स में, हमेशा उन्होंने प्रीमियम पे बेचा और प्रीमियम का जो रेंज था ऑलमोस्ट 10 to 47%। अगर जो सब एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट अगर जो उन्होंने बेचा 3,000 में, तो नेक्स्ट ब्लॉक डील उससे 10% या 46% ऊपर में हुआ है। अब उनका क्या टोटल हिस्सा अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 44%, उसमें अराउंड 35.73% जो है वो भाटिया फैमिली और इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस है। आज के स्टेक सेल के बाद राकेश गंगवाल का जो स्टेक होगा वो हो जाएगा 5.6%। तो अब आगे ये देखने का होगा कि वो 5.6% एक ही ट्रांच में बेचेंगे या एक से ज़्यादा ट्रांच में बेचेंगे, क्योंकि अगर जो प्रीवियस ब्लॉक डील्स आप देखोगे तो मोस्टली उन्होंने ब्लॉक डील साइज इंक्रीज भी किया है। लास्ट ब्लॉक डील का एग्जांपल लोगे तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि 3% बेचेंगे, लेकिन फिर उनको डिमांड अच्छा मिल रहा तो फिर उन्होंने ब्लॉक डील साइज इंक्रीज कर दिया है। तो ये देखने को होगा कि नेक्स्ट ब्लॉक डील जो कि फेब या मार्च 2026 में आएगा, उसमें वो एक ही साथ हिस्सा बेच देंगे या नहीं। अगर जो आपको याद होगा, जब हम कोविड-19 से बाहर आ रहे थे तब उन्होंने डिस्प्यूट हुआ था प्रमोटर के बीच में, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि अगले 5 साल में वो कंपनी से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर जो 2026 के अर्ली में वो एग्जिट कर जाएंगे तो वो उनके 5 साल से बहुत पहले ही हो जाएगा। लास्ट में ब्रोकरेज व्यूज़ क्या है? टोटल एज पर ब्लूमबर्ग डेटा 25 ब्रोकरेजेस का कवरेज है, उसमें 20 ब्रोकरेजेस का बाय कॉल है, 3 का होल्ड है और 2 का सेल कॉल है। और टारगेट प्राइस एज हाई एज ऑलमोस्ट 7,300 रुपीज़ है। अगर जो लोएस्ट टारगेट की बात करें तो वो अराउंड 4,050 पर शेयर है। राइट, शुक्रिया आपका सुदर्शन। तो ये इस समय बात इंडिगो की, इंडिगो एविएशन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट कैश कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश कावा सर, सचिन और अमित जी हमारे साथ हैं कैश कॉल्स के लिए। गुड आफ्टरनून प्रकाश सर, बताइए क्या पिक किया आपने? है तो डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट। एनीवे निकाल देता हूं। एंड्योरेंस शायद यहाँ पर 2868 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें शायद एंड्योरेंस हो। स्टॉप होगा 2820। नियर टर्म टारगेट 3,000 का। ओके, एंड्योरेंस करीब 2861 पे आपकी बाय कॉल। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विल जी, यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल हमने पिछले हफ्ते में भी अराउंड 160-66 के आसपास रेकमेंड किया था। उसी को मुझे लग रहा है जो फॉलो थ्रू एक्शन मिली है उसकी वजह से रिटेन करना चाहूंगा। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि लगभग अराउंड 196 से 200 तक की हेडरूम यहाँ पर मिल सकती है अगले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर देवयानी में अभी भी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 166 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला रिव्यू जोन होगा अराउंड 188 के आसपास, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 196 का। ओके, दिव्यानी इंटरनेशनल सचिन जी की पिक। बताइए अमित जी, टॉप कैश कॉल के लिए आपने क्या चुना है? जी श्रेया जी, मैं जाऊंगा शाही इंडिया ग्लास के साथ। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। एक वीक मार्केट में भी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने हाई लोज बना रहे हैं और आज के सत्र में भी हमने देखा है जो पुल बैक 20 डेमा पे आया था, वहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। लोअर शैडोज की काफी स्ट्रॉन्ग है और ऑलमोस्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। 872 के लगभग इसका प्राइस है। 830 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 940 रुपीज के। ओके, चलिए कैश कॉल पूरी हुई। अब धमाकेदार ऑप्शन भी ले लेते हैं। शिल्पा जी हैं, मानस जी और अमित जी। शिल्पा जी, बताइए आपका ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे ऑप्शन के लिए CDSL के पुट पे मेरा ध्यान है। 1400 का पुट सितंबर सीरीज का जो रफली 27 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 20 का रखिए। पहला टारगेट 35 का रहेगा, फिर उसके एक्सटेंडेड टारगेट 42 के। ओके, तो यह है शिल्पा जी का पहला ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मैं 560 के अंबुजा के पुट ऑप्शन के साथ जाऊंगा। करंटली 12 रुपीज 70 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है।
इसे हम बाय करेंगे। हमारा लगभग स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 20 के। ओके, अंबुजा सीमेंट पर पुट ऑप्शन लेने की हिदायत अमित जी की तरफ से, और टॉप ट्रेड्स में भी अंबुजा पर ही बिकवाली की राय थी इनकी तरफ से, तो उसी के साथ जा रहे हैं फिलहाल। अब मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी बताइए, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए बीडीएल के 1450 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है सितंबर मंथ के, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बीडीएल का 1450 का पुट ऑप्शन लेंगे सितंबर मंथ का, 61 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 85 रुपीज के टारगेट सेट करें। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस पूरे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार की नज़र कल होने वाली रिलायंस की एजीएम पर है। क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान, यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट की बात करें, ब्रोकरेजेस की बात करें, जो एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रैक करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कल जो 2 बजे एजीएम होने वाली है, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली जो बात है पिछले 4-5 एजीएम में क्या क्या हुआ, उसका एक रैपअप आपके सामने रखते हैं। अगर हम बात करें तो ओवरऑल 2020 से, यानी कोविड के काल से जो शुरू हुई बात, जहां जियो प्लेटफॉर्म ने गूगल में लगभग $4.5 बिलियन अनाउंस किए, तो ये सबसे बड़ी बात थी रिलायंस के 2020 के एजीएम की। फिर 2021 की बात करें तो अरामको के चेयरमैन साहब को यहाँ डायरेक्टर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ कंपनी ने आगे जो है कदम उठाए हैं, और कहीं ना कहीं जो क्लीन एनर्जी बिजनेस है, न्यू एनर्जी बिजनेस है, यहाँ $10 बिलियन के निवेश की सबसे पहले बात की। 2022 में क्वालकॉम के साथ नई इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की और गीगा फैक्ट्री की अनाउंसमेंट की। और 2023 की बात करें तो यहाँ जो अंबानी फैमिली है, इनके काफ़ी सारे परिवार के सदस्यों को एंट्री दी गई, चाहे वो ईशा अंबानी हो, आकाश अंबानी हो, अनंत अंबानी हो। बोर्ड पे सभी को इंडक्ट किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी सारी रोड मैप बताई गई। इसके अलावा अगर हम 2024 की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिटेल और जियो के जो एबिटा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको दुगने करने का वायदा चेयरमैन साहब ने किया 2030 तक। तो कहीं ना कहीं जो रोड मैप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पिछले 4-5 सालों का। इस साल की एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि सेबी ने काफ़ी सारी डील दी है नए आईपीओस के लिए, बड़े आईपीओस के लिए खास करके, तो रिटेल और टेलीकॉम का क्या आईपीओ आ सकता है, जियो रिटेल और जियो टेलीकॉम का क्या आईपीओ आ सकता है, इसकी टाइमलाइंस का बाजार को इंतज़ार है। और अगर हम बात करें तो 2019 के एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन ने बताया भी था कि आईपीओ जो है अगले 5 सालों में किसी भी वक्त वो कोशिश करेंगे लाने के लिए। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 10 से 12 लाख करोड़ के ये बिजनेसेस हैं जो वैल्यूड हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ एक आईपीओ आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस में लोगों को जानना है कि गीगा फैक्ट्री पे क्या प्रोग्रेस है, खास करके जो सोलार मॉड्यूल्स कैपेसिटी है वो किस तरीके से आएगी, किस तरीके से जो एनर्जी हार्नेस करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइज़र हैं ये कभी ऑपरेशनलाइज होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खास करके 10 गीगावाट का जो सोलार विस्तार का जो मसौदा है, इसके ऊपर क्लैरिटी देखी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे बिजनेसेस है, खास करके जो O2C बिजनेस है, यहाँ हम देखेंगे तो गैस प्रोडक्शन किस तरीके से रैंप अप होगा, पेट्रोकेमिकल में क्या नई केपेक्स की अनाउंसमेंट है ये देखा जाएगा। इसके अलावा जियो हॉटस्टार और मीडिया बिजनेस में किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है कंपनी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और ऑब्वियसली जो यूएस टैरिफ्स हैं, रशियन क्रूड इंपोर्ट्स हैं, इसका कंपनी पे क्या असर होगा, इसके ऊपर भी पर्टिकुलरली नज़र रहेगी। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का एक बाय रेटिंग है, इनफैक्ट 92% एनालिस्ट जो कवर करते हैं रिलायंस का स्टॉक, इनकी खरीदारी की सलाह है। और सबसे हाईएस्ट प्राइस अगर हम टारगेट की बात करें तो 1950 का है स्ट्रीट पे, जो कि 40% की अपसाइड दिखाता है। यतिन शुक्रिया। तो ये इस समय रिलायंस पर एक ओपिनियन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। कल 2 बजे ये एजीएम होनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद मानस जी से लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जुड़े हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता जी हैं। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, सितंबर सीरीज पे थोड़ा मैक्स हेल्थ पे लॉन्ग जाने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन है। 1200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 26 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें एक पार्टिसिपेशन आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 15 का रखिए, पहला टारगेट रहेगा 40 का, ये सस्टेन होता है तो 55 से लेके 60 भी इसके थोड़े एक्सटेंडेड टारगेट रख सकते हैं। ओके, मैक्स हेल्थ केयर की 1200 की सितंबर की यहाँ पर कॉल है। मानस, आपका एफरो सुपरस्टार। तो देखिए सीडीएसएल पे ध्यान है, क्योंकि सीडीएसएल ने फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है।
तो आई थिंक CDSL के फ्यूचर में, सितंबर मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करके चल सकते हैं। 1455 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1476 के ऊपर लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 1405 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए सीडीएसएल को पिक किया है मानस जी ने। अब रुचित जी को जोड़ते हैं शो में, चार्ट का चमत्कार बताएंगे रुचित जी। रुचित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक किया आपने? जी थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चार्ट के चमत्कार में केन्स टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो अगर आप पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो स्टॉक एक रेंज में रहा है, बट ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे 3-4 दिनों में ब्रॉडर मार्केट्स में एक शार्प सेल ऑफ रहा है, ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कोई भी प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं आ रहे और स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा है। सो आई थिंक जब फॉलिंग मार्केट में अगर कोई स्टॉक गिर नहीं रहा है, वो क्लियर स्ट्रेंथ के साइंस है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे केन्स टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 5,950 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 6,400 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, मिड कैप फंडा के लिए अब आशीष चतुर्मुता के पास चलते हैं। आशीष बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज, तो जैसे हमने चर्चा पहले भी की कि हमें पूरी जो न्यू एज थीम है वो काफी पसंद आती है, क्योंकि इस पूरी थीम में सबसे अच्छी बात ये हुई कि आईपीओ का जो एक हाइप था वो इन स्टॉक के प्राइस करेक्शन में हमने देखा, और पिछले 2-3 सालों में जो आईपीओ आए वो अच्छे खासे करेक्ट हुआ और उसके बाद अब एक बेस बिल्डिंग यहाँ पर शुरू हुई। और इसी स्पेस में हमने पहले डिलीवरी की बात की, उसके पहले हमने इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक्स की भी कई बार चर्चा की। आज मुझे लगता है कि इसी स्पेस में नाइका, जो कि एफएसएन ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, इसको हम पॉजिटिवली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी को आप देखेंगे तो इनके जो क्वार्टरली नंबर्स है उनमें एक अच्छा खासा हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप देखेंगे कि जून 2024 में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 14 करोड़ की थी और अब यही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 24 करोड़ पे आ गई। वहीं अगर से टॉप लाइन के टर्म्स में देखें तो 1750 करोड़ की जो सेल्स है जून 2024 की, वो अब 2155 करोड़ पे है। तो इसका मतलब है टॉप लाइन ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही टर्म्स पे कंपनी ने एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा है। और हमें लगता है कि इंडिया में जो वुमेन वर्कफोर्स है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह के नए एक्ट आ रहे हैं जहां पर पे वुमेन इनकम के ऊपर काफी एक फोकस किया जा रहा है, तो मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए नाइका एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। वीकली और मंथली अगर से हम इसके चार्ट्स को भी देखें तो ये 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 230-233 की जोन को क्रॉस कर रहा है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है 218 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 280 रुपए तक की प्रोजेक्टेड अपसाइड मुझे लगता है नाइका के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, नायका आपकी कॉल आज की मिड कैप फंडा कॉल चार्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पे की करके शिल्पा जी ने आज पिक किया। पहला मैक्स हेल्थ केयर की यहाँ पे सितंबर की 1200 की कॉल, रिवर्सल ट्रेड इन मैक्स हेल्थ के 2680 पे ट्रेड करते हुए मानस ने सीडीएसएल सेल का टारगेट दिया करीब 1405 का। रुचित ने आज चार्ट का चमत्कार पिक किया, ट्रेड रहा उनका केन्स टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं कह रहा था कुछ देर पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर 6400 का लक्ष्य यहाँ पर। और आशीष चतुर्मुता जी ने नायका की कॉल दी अभी आज का मिड कैप फंडा। मेन वाला भी जब हम इस पूरी बातचीत में थे अनुज, निफ्टी एक इंट्राडे लो 24,492 का, यानी मॉर्निंग के सुबह स्विंग लो को 507 को तोड़ के एक बार के लिए फ्रेश इंट्राडे लो क्रिएट करके आया। एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और कुछ काउंटर्स जो अब और जो ज़्यादा खिसक रहे हैं उसमें आप दिखे आइए। जो काउंटर्स अभी तक थोड़ा पुल बैक जनरेट कर रहे थे, टाटा टेक, उसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। और एक बार लेके आइए आप फार्मा स्पेस में सिंजिन मेरे को थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, अगर आपके पास लॉन्ग है। याद रखिएगा 6 जनवरी 2025 को उसका भाव था 900 रुपये, नाउ इट्स 632। बट दिक्कत यह है कि अगर आप इस चार्ट को रीड करें थोड़ा सा और पिछले 5-7 दिन की सेलिंग प्रेशर, धीरे धीरे रुचित ये एक इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मेरे ख्याल से बेस परसिस्ट करता है 620-625 के आसपास, वो नेक लाइन। आपकी राय सिंजिन में क्या है इस वक्त? क्लियर एक बेरिश ट्रेंड स्टॉक में है कि जहाँ पे ये स्टॉक काफी समय से लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर भी बना रहा है। बीच में एक जब फार्मा स्पेस में ओवरऑल एक पुल बैक मूव था तो ये स्टॉक में भी अपमूव आया था, बट ये उपमूव में ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया था और वहीं से ये डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। सो आज स्विंग लो भी ब्रेक हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये 600 रुपए के आसपास फिर से नियर टर्म में करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 645 के स्टॉप लॉस से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लेना है तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई जा सकती है 600 से 605 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
ओके, संजन पर फिलहाल एक व्यू इस वक्त 2.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज की बिकवाली की बात करते हैं। मार्केट का मूड बहुत खराब और एफआईज की भारतीय मार्केट में बिकवाली लगातार जारी है। अगस्त के आंकड़े देखें आप तो अगस्त में भी एफआईज ने अब तक करीब 35,000 करोड़ की बिकवाली की है। कहाँ बेच रहे हैं वो, क्यों बेच रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, इनकी बिकवाली तो लगातार चलती जा रही है और ये कब तक चलेगी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एफआईएस और एफपीआई से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे पास जो कि एंटेक की रिपोर्ट में बताए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि अगस्त का महीना है और अब तक करीब देखें तो 35,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली आ गई। जुलाई में भी भारी भरकम बिकवाली का आंकड़ा 47,000 करोड़ का देखने को मिला था। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो NSE 500 जो कि एक ब्रॉडर मार्केट का सूचकांक है, इंडिसेस है, इसमें अगर आप देखें तो एफआईएस की होल्डिंग 19% है, जो कि बिल्कुल मिरर करती है डीआईएस को। इनकी भी 19% के आसपास है, अन्य की 13% है। प्रमोटर्स अभी भी 49% के आसपास होल्ड करके चलते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पे सबसे ज़्यादा एफआईएस आते हैं, मतलब कौन से भारतीय मार्केट्स में देश के एफआईएस ज़्यादा दबदबा रखते हैं। तो जो हेडेक बना हुआ है सबके लिए यूएस, इसका दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। 41% जो एफआईएस रजिस्टर्ड हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं भारतीय मार्केट्स में, 41% यूएस है, सिंगापुर से 8% है, लग्जमबर्ग से 7% है, आयरलैंड से 6% है। बड़ी लिस्ट है, मॉरिशस, यूके 5% के आसपास निकल कर आते हैं। सेक्टोरियल होल्डिंग जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जहाँ पर गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है, अधिकतर एक कोरिलेशन देखने को मिला कि एफआईएस की होल्डिंग भी वहीं पर ज़्यादा है। अब प्राइवेट बैंक्स लेड बाय दिग्गज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 43% है। टेलीकॉम स्पेस में अगर आप देखें तो विदेशी निवेशक 23% होल्ड करते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज में 20%, रियल्टी स्पेस में देखें तकरीबन 20%, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, यहाँ पर देखें तो 17 से लेकर 19% के आसपास की होल्डिंग एक रखते हैं। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सबको पता है कि एफआईएस के फेवरेट है, लेकिन कुछ और भी ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर विदेशी निवेशकों की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो रिसेंटली एक करेक्शन का फेज भी देखने को मिला। 361 वैम 68.5%, रेडिंगटन 62.6%, 5 स्टार 58.1%, पेटीएम 54.9%, मैक्स हेल्थ केयर तकरीबन 55% और एचडीएफसी बैंक इसको मेंशन करना ही पड़ेगा। दिग्गज स्टॉक है, 48.8% हिस्सेदारी एफआईएस की इस बैंक में भी है। शुक्रिया आशीष। फिल निफ्टी एक बार फिर से 24,500 के नीचे फिसलने के साइन दे रहा है, हालांकि थोड़ा होल्ड कर रहा है उसको अभी के लिए 24,500 को। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी है, अब आखिरी के आधे घंटे में 24,500 बचेगा या नहीं ये देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे उसके बाद, होपफुली तब तक तो 24,500 बचा रहेगा और उनसे बात करेंगे कि इस समय मार्केट में करना क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे मार्केट को लेकर। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या किस तरीके से देखें इस मार्केट को इस समय? एक मार्केट आपको एक वार्निंग दे रहा है या ये एक अपॉर्चुनिटी है? किस तरीके से 24,500 पर आपका अप्रोच रहेगा मार्केट को लेकर? अनुज, आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने प्ले आउट हो रहा है। जो एक मार्केट का जो वर्स्ट केस था कि 50% टैरिफ लग जाएगा, वो आई थिंक प्ले आउट हो रहा है। एफआईएस की बिकवाली बनी हुई है और ये कुछ मतलब बिकवाली हर महीने ही है। जुलाई में भी हमने देखा 40-50 हज़ार करोड़ की सेलिंग थी, मुझे लगता है अगस्त में भी लगभग उतना ही रहेगी और तेज हुई है थोड़ी सी जब से ये टैरिफ इन इफेक्ट आए। तो अनुज, मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में हमें हमेशा लगा है पिछले हर करेक्शन में कि सब कुछ जो है नेगेटिव लग रहा है और थोड़ा करेज लगता है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का, पर जो इन्वेस्ट करता है उस टाइम पे थोड़ा रिवॉर्डिंग होता है। आई थिंक 3-4 चीजें ट्रैक करनी चाहिए। एक जो एससीओ समिट है जहाँ पे चाइना के साथ, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है, बायलैटरल मीटिंग है। जीएसटी कट्स 3-4 तारीख के आसपास आएंगे, क्या स्लैब बनेंगे, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मेरी जियोपॉलिटिकल समझ इतनी नहीं है, शायद एक्सपर्ट्स बेटर बता पाएंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा टोन जरूर सॉफ्टन हुआ है पिछले कुछ समय में और धीरे धीरे मुझे लगता है वापस जब एंगेजमेंट होगा, लंबे समय तक 50% टैरिफ नहीं रहेगा। कितना अवधि तक रहेगा वो देखने वाली बात है और बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसलिए शायद हमें ये रिएक्शन देखने को मिल रही है।
ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। वैसे मार्केट का मूड माहौल तो काफ़ी ख़राब है और आपने बता भी दिए कि कौन कौन से इवेंट्स पे नजर रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात अगर आप कह दें, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर में शो भी करूँगी पंचनामा, मैक्सिमम आप देखें इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स अब यही कहेंगे कि पोर्टफोलियो तो काफ़ी पेन में है, कैसे करें फिर? तो मुझे लगता है कि जहां अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स जो कोलैटरल डैमेज होता है मार्केट जब गिरता है, जैसे बैंक्स हैं, अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी गिर रहा है, तो उसका टैरिफ पे इम्पैक्ट काफी कम है, एक्सपोजर वाइज मिनिमल है। तो और हमें इंटरेस्ट रेट्स आगे और कम होंगे, फेड ने भी इंडिकेट किया है, गवर्नमेंट कंजम्पशन पुश कर रहा है, फेस्टिव सीजन है तो क्रेडिट ग्रोथ बेटर आएगी। तो मुझे लगता है बैंक्स एक एक सेफ जगह है जहां पे आप इंक्रीमेंटल कैश डिप्लॉय कर सकते हैं। कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन में हमने देखा है कि मॉनसून अच्छा रहा है, चाहे वो फार्म इक्विपमेंट हो, जैसे एमएनएम है, नंबर 2 प्लेयर हो गया है हुंडई के बाद अब। ट्रैक्टर सेल्स भी अच्छी है, फोर व्हीलर सेल्स में भी अच्छा कर रहा है, फार्म इक्विपमेंट भी अच्छा है। वहां पे थोड़ा अगर वीकनेस है तो देखा जा सकता है। और जो ब्रॉडर कंजम्पशन प्ले है, जैसे सीमेंट है, वहां पे हमें काफी हाई प्रोबेबिलिटी है 28 से 18% होने की। टू व्हीलर स्पेस में हमने देखा कि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और मॉनसून और एग्रीकल्चर का भी बेनिफिट मिलेगा और जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा। तो जहां पे आपको अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है और लग रहा है कि ये कोलैटरल डैमेज में गिर रहा है, आई थिंक वहां पे अभी कर सकते हैं। और जब थोड़ी क्लैरिटी आती है तब आप ब्रॉडर मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। ओके, इस बीच गुरमीत जी से बात करते करते निफ्टी ने वो लेवल थोड़ा ना हो, लेकिन 53,800 यानी मोर और लेस जो है निफ्टी बैंक ट्रेजेक्टरी में आ चुका है 200 डे की। आई मीन हार्डली 180 पॉइंट का डिफरेंस रह गया था इस बातचीत इस गुफ्तगू के दौरान। गुरमीत जी, ये बैंकों को टारगेट तो वाकई कर रहे हैं एफआईआईज, आई मीन द वे एचडीएफसी बैंक इज कोलैप्सिंग, डेफिनेटली अगर आप देखें वो सेलिंग टारगेट कर रही है, बट यहाँ बाइंग सपोर्ट कोई नहीं है, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बैंकों पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो वीरू, मुझे लगता है कि क्योंकि बैंक्स हाई बीटा सेक्टर होता है, तो बाजार जब गिरता है तो रिएक्शन देखने को मिलता है। हमने पीछे भी देखा था जब एफआईआईज की बिकवाली हुई थी, जब जनवरी फरवरी में जब बाजार ने लो लगाया था 22,000 के नीचे, बैंक निफ्टी मेरे ख्याल 46-47,000 आ गई। फिर आरबीआई ने स्टांस चेंज किया, रेट कट शुरू हुए, सीआरआर कट हुआ, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ, तो हमने देखा काफी शार्प रिकवरी आई। तो जब भी मार्केट में रिबाउंड आएगा तो आई थिंक, क्योंकि बैंक हाई बीटा है, इकोनॉमी फेसिंग है, कंजम्पशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मुझे लगता है अच्छा करेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है डोमेस्टिक सप्लाई भी एक थोड़ा इशू रहा है, प्रमोटर का स्टेक सेल रहा हो, क्यूआईपीज रहे हो, और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बट मैं काफी कंस्ट्रक्टिव, और अब कल आरबीएल बैंक का बोर्ड मीटिंग है, वो क्यूआईपी की बात कर रहे हैं, फंड रेज की बात कर रहे हैं, पीछे बैंक्स ने फंड रेज किया है, एसबीआई ने डेट का बॉन्ड इश्यूज किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ है पॉकेट, और यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कई सारे बैंक हैं तो 1.5-2% आरओए के साथ 15-20% अर्निंग ग्रोथ दे सकते हैं। तो वहां पे हमने कुछ अच्छी एनबीएफसीज में भी, अब सबका रेटिंग अपग्रेड हुआ है, रेटिंग अपग्रेड को हम भूल ही गए हैं, क्योंकि ये टैरिफ को लेके इतना नेगेटिव न्यूज है, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स पे सीधा आता है। तो अगर 10 ईयर जीसेक थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होता है, जैसे आज 5 पैसा गिरा है बढ़ने के बाद, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स वापस से नीचे आना शुरू होता है, जीएसटी कट्स होते हैं, तो कुछ अच्छी एनबीएफसीज भी अच्छा करेंगी, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज भी, और बजाज, चोला, श्रीराम जैसी अच्छी एनबीएफसीज भी। ओके, मार्केट डीलों पर गुरमीत जी, न्यू एज स्टॉक्स को लेकर क्या व्यू होगा आपका? काफ़ी अच्छी बाइंग देखी हमने इटर्नल में, नायका में, पेटीएम में तो मैसिव री रेटिंग हुई। यहाँ पर क्या पसंदीदा स्टॉक्स होंगे आपके? अनुज, थोड़ा सा पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है प्लेटफॉर्म बिजनेस, न्यू एज बिजनेस कुछ समय से इस बिकवाली में, चाहे वो इटर्नल हो, नायका हो, पेटीएम में हमने देखा जब एंड ग्रुप का स्टेक उन्होंने बेचा 3.5%, उसके बाद वहां भी करीबन मूवमेंट आई 15-20% की, नतीजे अच्छे थे और गाइडेंस अच्छा था। तो हमें हमें पसंद है अनुज, इटर्नल है हमारे पोर्टफोलियो में, पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, नायका हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, अगर जीएसटी कट्स आते हैं और जो बीपीसी और फैशन सेगमेंट है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे फोकस किया है, तो उस पे निगाह रहेगी। मैं जियो फाइनेंस को भी मैं न्यू एज मानता हूँ, बहुत सारे बिजनेस इंक्यूबेट हुए हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है, और जियो फाइनेंस में बहुत एग्रेसिव है, कुछ कुछ पार्ट ऑफ जैसे लैस में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काफी एग्रेसिव है, जो कि सिक्योर्ड पोर्टफोलियोज हैं जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ने का खतरा कम होता है। तो यहाँ पे भी हमारी निगाह रहेगी, ये है हमारे हमारे न्यू एज पोर्टफोलियोज।
ओके क्योंकि जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही करें। गुरमीत जी, 2 थीम्स काफ़ी चले मार्केट में पिछले कुछ महीने में, दैट इज़ कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, इसके अलावा आप देखें डिफेंस स्पेस। अब इन दोनों स्पेसिस में भयंकर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे कैसे अप्रोच की जाए, थोड़ा दूरी बना लिया जाए या फिर अभी भी आप देख रहे हैं कि स्टीम बाकी है यहाँ पर? ये 100% बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी है और हर डे पे एक अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन जरूर थोड़े स्ट्रेच हो गए थे। सारे कैपिटल मार्केट प्ले आपको 80, 90, 100 के पी पे थे, चाहे वो बीएससी हो, सीडीएसएल हो। तो हमें एएमसीज अच्छा लग रही है, वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी और निपॉन हमारे यूनिवर्स में है। वेल्थ मैनेजमेंट में हम कुछ कंपनीज इवैल्यूएट कर रहे हैं। सीडीएसएल हम मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पे है यहाँ से। तो ओवरऑल आप देखिए अभी 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, ये बढ़ने वाले हैं। थोड़ा स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट खराब होता है तो कैपिटल मार्केट प्ले गिरता भी है, और जब इम्प्रूव होगा सेंटिमेंट तो ऑब्वियसली आपको शार्प बाउंस भी देगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है यहाँ पे इनमें ऐड करने का। हमने सीडीएसएल में भी थोड़ा और वेटेज इस गिरावट में पोर्टफोलियो में बढ़ाया। अच्छा गुरमीत जी, 1-2 स्टॉक्स जो वाइट गुड सेगमेंट पे थे उन्होंने अच्छी लीडरशिप ली पिछले, अगर आप 3 महीने को देखें, फॉर इंस्टेंस आप ब्लू स्टार को देखिए। और मैं अभी भी कहूँगा अगर आप कंपेयर करें फरवरी के निफ्टी के लेवल, मार्केट के लेवल वर्सेस वोल्टास के अभी के प्राइस, तो इन्होंने आउट परफॉर्म किया है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आपका वाइट गुड सेगमेंट पे टिक क्या है इस वक्त? वीरू जी, इसमें टैक्टिकल बाउंस आ सकता है बीएससी पोर्टफोलियो पे, बट वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल नहीं है, चाहे वो ब्लू स्टार हो या कोई भी आप वाइट गुड्स अप्लायंस मेकर देखेंगे। हमें फूड सेगमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है और किचन अप्लायंसेस सेगमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हाउस होल्ड आइटम्स, क्योंकि रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा मिल सकता है। तो चाहे वो स्टोव क्राफ्ट हो, हमारे पास पॉलीकैब है जो केबल वायर, तो टेक्निकली वो कंजम्पशन प्ले भी है, इंफ्रा प्ले भी है, ईपीसी प्ले भी है, एनर्जी प्ले भी है पोर्टफोलियो में। तो स्टॉक ने अच्छा किया, आज भी स्ट्रेंथ है स्टॉक में इतनी गिरावट के बाद। और हम थोड़ा सा फूड सेगमेंट को, जहाँ पे जीएसटी का स्लैब कम होने का चांस है, जैसे आप पोर्टफोलियोज अगर देखेंगे तो प्रोसेस फूड में कम होने का चांस है, बिस्किट्स में कम होने का चांस है, बेवरेजेस में जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वहाँ पे कम होने का चांस है, उसमें डाटा कंज्यूमर है। तो हम उस सेगमेंट को थोड़ा ज्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट इमीडिएट आएगा कंजम्पशन का, प्लस फेस्टिव सीजन है आगे। और हम 2 व्हीलर्स पे और 4 व्हीलर्स पे, जैसे मैंने एमएनएम की चर्चा की, टीवीएस की चर्चा की, एंसिलरीज है, उनो मिंडा ने भी आज नया हाई बनाया। उतनी मार्केट में स्ट्रेंथ है इस वीक मार्केट में, तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं उस बास्केट में। ओके अब गुरमीत जी, ज्वेलरी स्पेसेस में भी आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन, ब्लू स्टोन हालांकि अभी न्यूली लिस्टेड है, वो थोड़ा वीक है, लेकिन ज्वेलरी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? और जिस तरीके से ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी से उठकर अब ग्राहक थोड़े कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ज्वेलरीज की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी? वैल्यूएशन कंफर्ट कम है, बट जैसे टाइटन है, होता क्या है जब गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो नॉर्मल जो स्टडीड है और ऑर्नामेंटल ज्वेलरी है उसका मिक्स कम हो जाता है, कॉइन्स और बार्स का बढ़ जाता है, उसका मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो हम गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज को लेके ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वो कॉसाई प्ले है कंजम्पशन पे भी, और क्योंकि गोल्ड बेस्ड लेंडिंग है तो जैसे मैंने बोला क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के, एलिवेशन होने के चांसेस कम होते हैं, तो हम वहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है ज्वेलरी मेकर्स के जगह। गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स को इंडेक्सेस पर रखिए आपने। भगवान भी आपको भी उतनी शक्ति जितनी हमें देनी चाहिए और सभी इन्वेस्टर्स को दे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट डे लो पर है 24,502 और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट दीदार करके आ चुका है अनुज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। एक्सपायरी मतलब जितनी वर्स्ट हो सकती थी अनुज उतनी हुई। कैसे अप्रोच करें कल के सेशन को? शुक्रवार एक बड़ा इवेंट, रिलायंस की एजीएम और नई सीरीज का कमेंसमेंट। अनुज देखिए वीरू, ये टफ फेज़ है मार्केट के लिए, और मैं सच बताऊं तो इस समय थोड़ा सा आपको ना एक एज एन इन्वेस्टर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एज अ ट्रेडर तो हम हमेशा बात करते ही हैं, लेकिन एक टफ फेज़ से मार्केट गुजर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्का सा लॉन्ग टर्म का सोचें। और इस समय ट्रेडिंग करना बहुत टफ है मार्केट में। देखिए अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करके बने हुए हैं, अलग बात है, लेकिन बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है ये।
सिर्फ पोजिशनल शॉर्ट्स ने इस मार्केट में पैसा बनाया है। और फ्राइडे तक कहाँ लग रहा था पिछले फ्राइडे को कि मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट पे पैसा बनेगा था, पोजिशनल लॉन्ग पे पैसा बन रहा था। लेकिन यही है मार्केट, जैसे 3 दिन में मूड पलटा, हो सकता है आगे वापस मूड पलट जाए, यू नेवर नो। लेकिन इस समय दिक्कत क्या है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है और काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट पर है, तो शॉर्ट कैरी करने में भी एक बार आपको डर लगेगा। कल को 100 पॉइंट गैप अप हो गया तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गैप अप हो भी गया तो उसमें पहले गैप अप में तो नॉर्मली सेलिंग आ जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा टफ मार्केट है और आज की क्लोज तो काफ़ी ख़राब है। आज हम टेक्निकली 24,500 को ब्रीच करके ही बंद हो रहे हैं नीचे, तो हिसाब से क्लोज ख़राब है। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज 2 स्टॉक्स हैं और जनरली जो एफएनओ का ट्रेंड दिखा रहा है सितंबर सीरीज में थोड़ा वीक नोट पे खुल सकता है और इसीलिए आज डीलर्स जो हैं थोड़ी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। खास करके 2 स्टॉक्स जहाँ काफी सारी ट्रेडिंग और एचएनआई एक्टिविटी होती है। सबसे पहले एनसीसी, जहाँ डीलर्स 205-207 तक के लेवल से डाउन साइड में देख रहे हैं और यहाँ एसटीबीटी की रणनीति वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। फ्रेश सेलिंग यहाँ देखने को मिल रही है और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट में भी एफआईआई सेलर्स हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ भी 15 से 20 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एसटीबीटी की सलाह भी वो दे रहे हैं 555 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये एक स्टॉक है सीमेंट पैक में जो आज काफी शॉर्ट पोजीशंस का शिकार बन रहा है। बिल्कुल, और काफी बार डिस्कशन भी हुआ है अंबुजा सीमेंट का शो में। शुक्रिया यतिन जी। एनसीसी और अंबुजा सीमेंट यहाँ पे बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से 2 स्टॉक्स आपके रडार पर। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। रुचित जी बताइए क्या कैरी कर रहे हैं आप कल के लिए? जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस कैरी करके जाने की सलाह रहेगी। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंट मार्केट के अप मूव में पार्टिसिपेशन नहीं था। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस बना के आज इमीडिएट स्विंग लो के सपोर्ट को ब्रेक किया है। सो सितंबर फ्यूचर्स में यहाँ पे बिकवाली करे 512 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के और 482 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए ये होगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर सेल कॉल। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? एसबीटीएसटी रिलायंस पे ध्यान रहेगा। अराउंड 1390 फ्यूचर्स पे ट्रेड है, तो यहाँ पे 1370 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1420। ओके, रिलायंस 1389 पे याद रखिएगा, इट्स बाय कॉल। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और रिलायंस का कल एक इवेंट भी है मेरे ख्याल से बाजार उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। मानस आप क्या पिक करेंगे? मानस जी, आज आपका म्यूट बटन दबा हुआ है जिसको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। माफ करिएगा जी। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस वहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो उसके सितंबर मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 773 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 786 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 750 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, अमित जी आप बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? श्रेया जी, आई एम रियली सॉरी, आज मैं स्किप करना चाहूंगा, थोड़ा क्लियर व्यू नहीं बन रहा है इस समय एक्चुअली। ठीक है, गाबा सर के पास चलते हैं। बताइए गाबा सर आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड इवनिंग टू इस बार आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट लगता है मुझे, 1398 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1402 का, 4 रुपए का। मुझे लगता है लोअर लेवल करीब 1375 पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए ये हो गई गाबा सर की पिक। पर्सपेक्टिव की बात है, वैसे 3 बजे कई लोगों के लिए गुड इवनिंग है, कई लोगों के लिए गुड आफ्टरनून है। बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, डिबेट हो सकता है इसमें सर। बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी शुरुआती सुबह 11 साढ़े 11 बजे होती है, तब तक वीरू और मेरा तो आधा दिन हो चुका होता है, तो इसके लिए वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अच्छा चलिए वीरू के पास चलते हैं और आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही है जानते हैं। वीरू अनुज क्या बताएं आपको ब्रेथ का, क्या बताते ही हैं, अब रीत है तो रिवाज है तो निभाना ही पड़ेगा। और आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आएगी बहुत ख़राब, और जिस प्रकार की एक्सपायरी रही, देखिए हालांकि इसमें थोड़ा सा एक अंश होगा एक्सपायरी का इम्पैक्ट पे, बट लुक एट शॉर्ट्स 109 और लास्ट 2 सेशन में मुझे याद है मंगलवार को जो लॉन्ग था वो 10 था, आज 11 है। शॉर्ट कवरिंग उस दिन 6 था, आज 10 है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग, देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग को तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि करंट मंथ फ्यूचर्स में जो अनवाइंडिंग होती है उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग में हम कंसिडर करते हैं, बट शॉर्टिंग का डिजिट जो है वो बहुत बहुत अगर आप देखें बड़ा है। आइए ये करके स्लाइड्स लेके आइए। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग थी, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जो देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव से बाहर जा रहे हैं, तो हम उसको नहीं देखेंगे। बाकी लॉन्ग बिल्डअप जिन स्टिलनेस में था टाइटन, पेट्रोनेट एलएनजी, नायका, रिलायंस
रिलायंस इवेंट बेस्ड लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग, नायका का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, टाइटन और जिंदल स्टेनलेस। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी कल्याण में, यूनोमिंडा, वोल्टास, ब्लू स्टार, पॉलीकैप, और ब्लू स्टार ने वाकई अच्छा क्लोजिंग दिया। यूनोमिंडा इस दौर का स्टार परफॉर्मर रहा। इंटरग्लोब एविएशन जैसे अगर आप देखें वो मतलब ब्लॉक विंडो में ट्रेड नहीं हुआ, उसके बाद उस डील का साइज़ छोटा हुआ, उसने इम्पैक्ट डाला 5% नीचे। IRB 361, MCX श्रीराम फाइनेंस, MCX कैपिटल मार्केट थीम में, एक्सचेंजेस की थीम में बहुत गंभीर अगर आप देखें यहाँ पे डेंट पड़ा। इस स्लाइड को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग को। बाकी शॉर्टिंग की जो स्लाइड्स है उसको देखते हैं एक बार। माफ़ कीजिएगा, वो देख चुके हैं, लेकिन दिस शीट इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो स्टॉक्स जो कि बाहर जा रहे हैं। एक स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, जिसका मैं कार्यक्रम में जिक्र कर भी रहा था कि पेन है, डिफेंस स्पेस, HAL, BL, लुक एट सोलार इंडस्ट्रीज। ये वो स्टॉक है जिसने मई में, मार्च में, अप्रैल में एक सुपर स्विंग प्रोवाइड किया था, इवन प्रायर टू आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर। बट अब ये 13,770 की रेंज में जो ट्रेड कर रहा है, ये है इसका स्विंग लो 5 अगस्त का। आपकी राय जानना चाहूँगा शिल्पा जी, अगर ये 13,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो क्या 200 डेमा के चांसेस जो कि 12,800, 12,700 पे प्लेस्ड हैं, वो लगते हैं आपको? क्या मतलब जिस प्रकार का सेलिंग प्रेशर है? जी, मेरे तो जिस तरह से सेलिंग प्रेशर और जिस तरह से मार्केट का टेक्सचर है, तो मुझे लगता है थोड़ा और यहाँ पे आप सेल ऑफ दे सकते हैं। 12,500 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये 14,000 के ऊपर वापस नहीं आता है, तब तक इसमें थोड़ा प्रेशर बने रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से FNO की शक्ल आपको थोड़ी बदली हुई नज़र आएगी। नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएंगे, 8 शेयर बाहर जा रहे हैं और 1 एंट्री हो रही है, तो 7 स्टॉक कम हो जाएंगे टेक्निकली। पूरी लिस्ट लेकर आशीष तैयार हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी लिस्ट। गुड आफ्टरनून। देखिए, FNO की जो वॉच लिस्ट है इसमें आपको बदलाव करने पड़ेंगे सर। जैसे कि आपने बताया कि 8 स्टॉक जो हैं वो एग्जिट करने वाले हैं और 1 की एंट्री होगी। तो पहले आपको वो स्टॉक बता देता हूं जिनका आज FNO से गुड बाय होने वाला है, जाने वाले हैं। तो लिस्ट लंबी है, 8 स्टॉक हैं। एक तो ABFRL है, अदानी टोटल गैस है, CESC, ग्रैन्युल्स, IRB इंफ्रा, जिंदल स्टेनलेस, पूनावाला फिनकॉप और SJVN। ये 8 नाम हैं इन स्टॉक के। आप इन्हें अपनी FNO लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अब ये FNO से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन एंट्री करने के लिए सितंबर सीरीज से तैयार हो रहा है सम्मान कैपिटल, जिसका याद होगा आपका पहला नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, से पहले भी FNO में हुआ करता था। अभी फिर से सम्मान कैपिटल सितंबर सीरीज से एंट्री करने वाला है। और इस सेबी के जो नए नियम हैं, जिसमें अगर आप देखें तो चाहे सिग्मा की कैलकुलेशन हो या फिर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ये क्राइटेरिया मीट करने पर जो है स्टॉक्स की एंट्री या फिर एग्जिट डिफाइन होती है। सेबी का इसके ऊपर पूरा बड़ा सर्कुलर भी है। लेकिन ये चेंजेस जो है फिलहाल आपको अपनी FNO लिस्ट में करने पड़ेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। इंडिया बुल्स का बड़ा किया था इंडिया बुल ने। अब इस काफ़ी लोग फंसे थे इसमें, श्रेया मुझे अच्छे से याद है इंडिया बुल्स में। अब सम्मान बन के आ रहा है, होपफुली थोड़ा सम्मान करे अपने नाम का, लेकिन लेट्स सी। कल से एंट्री होगी सम्मान कैपिटल की। लॉट साइज़ शाम को NSE डिक्लेयर करेगी, तो कल से सूरत थोड़ी बदली हुई नज़र आएगी। वैसे एक आध स्टॉक्स हैं जो शायद नहीं जाने चाहिए थे बाहर, लेकिन जा रहे हैं, अब क्या करें। और समा वोडाफोन आइडिया अभी तक बना हुआ है, 6 रुपये का स्टॉक FNO में, पता नहीं कौन चाहता है उसको बना के रखना। खैर एनीवे, रिलायंस ने मार्केट को संभाला काफ़ी हद तक आखिरी के आधे घंटे में। चाहे अब इसे आप थोड़ा सा इंडेक्स स्पेसिफिक मूव कह लें, एक्सपायरी का मूव कह लें, कल की AGM से पहले का मूव कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन रिलायंस एट डे हाई, रिलायंस डे हाई पर बंद हो रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी 24,500 को बचाने में कामयाब हुआ। पिछले 20-25 मिनट में यही एक कारण रहा कि निफ्टी इंट्राडे में 24,480 तक जाने के बाद एक बार एडजस्टेड क्लोज दिखाएंगे जरा मुझे इस समय कहाँ हो रहा है। मेरे ख्याल से क्योंकि आखिरी का आधा घंटे का जो वॉल्यूम वेटेड है वो 500 के नीचे है, 500 ही मान के चलिए, 24,499 के आसपास, और अभी तो 7 मिनट बाकी हैं, तो थोड़ा सा और वो वीवैप ऊपर आएगा, तो शायद 24,500 के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर इस समय मार्केट में। क्लियरली रिलायंस पर आई थिंक ट्रेड भी पिक हुई है अभी चैनल पर, वो ठीक ठाक कर रही है। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार अदानी टोटल गैस देखिए जरा, ये FNO से बाहर हो रहा है। और इनफैक्ट आज जितने भी FNO से बाहर हो रहे हैं वो सब टॉप लूजर्स हैं। अदानी टोटल गैस 8%, ABFRL 6%। हमने ABFRL पे परसों वॉर्न भी किया था कि थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा आदित्य बिरला फैशन पर। ये करीब 6% नीचे, पूनावाला 5% नीचे, CESC 5% नीचे, IRB इंफ्रा 4.5% नीचे। तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एग्जिट वाला कैंडिडेट एक्सेप्ट
जिंदल स्टेनलेस, सिर्फ JSL को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जो F&O से बाहर हो रहे हैं सब इस समय टॉप लूजर्स बनकर बाहर हो रहे हैं। SJVN यहाँ पर भी गिरावट आई, तो ये इस समय मार्केट का आपको मूड माहौल। चलिए मार्केट का पंचनामा की तरफ बढ़ते हैं और श्रेया से जानते हैं आज कैसा वाला है। श्रेया बताइए। जी, आज क्योंकि देखिए रियलिटी स्पेस लगातार हम इस स्पेस की चर्चा भी कर रहे हैं और रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन काफ़ी दिक्कत में, और जिस तरीके से टूट रहा है, स्पेशली अगर आप देखें DLF जो कभी पसंदीदा स्टॉक में शुमार हुआ करता था, इसके अलावा प्रेस्टीज, इन पे सवाल, इनके पास DLF और प्रेस्टीज स्टॉक हैं और दोनों में ही लॉस में चल रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको? देखिए मेरे ख्याल से DLF और प्रेस्टीज में फ़र्क है। DLF एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा स्टॉक है, मतलब ये नहीं है कि प्रेस्टीज की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन DLF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नंबर 1 प्लेयर भी है मेरे ख्याल से, तो DLF में आई वुड से बने रहे। प्रेस्टीज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक स्टॉक है। प्रेस्टीज वीक से ज़्यादा वॉलेटिलिटी बहुत है। प्रेस्टीज का ना 1 साल का आप चार्ट देखिए प्रेस्टीज एस्टेट्स का, और जब से F&O में आया तब से इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। मेरे ख्याल से 1 साल में ये काफ़ी गिरा है स्टॉक का, लेकिन उस बीच में अगर आप देखें तो 1900 वाला 1000 भी हुआ, 1000 वाला वापस 1600 भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक। मुझे थोड़े से ऐसे स्टॉक कम पसंद आते हैं। वॉलेटाइल है, थोड़ा सा प्रेस्टीज को आप अवॉइड कर सकते हैं और DLF में बने रह सकते हैं। भारतीय एयरटेल पर एक सवाल आ रहा है और भारतीय एयरटेल 2045 तक के स्तर को छुआ, उसके बाद करेक्ट होकर 1842 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 6 महीने में तो काफ़ी अच्छे मूव रहे हैं भारतीय एयरटेल में। इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, इनके पास है पोर्टफोलियो में? 1882 पर है इस समय। देखिए मेरे ख्याल से श्रेया इस समय भारती अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। भारती के साथ क्या हुआ कि प्रमोटर ब्लॉक डील हुई है, थोड़ा सा उस वजह से वो मूड माहौल ख़राब हुआ है, लेकिन माई सेंसेस कि अगर आप भारती का इतिहास उठा के देखेंगे 3, साढ़े 3, 4 साल का, एक ऐसा स्टॉक है जो हर क्वार्टर में नया हाई बनाता है और लगातार नया हाई बना रहा है। ये इसकी रीत रही है। देखिए ये देखिए कि ये मैं और वीरू तब शो किया करते थे, मुझे याद है उसके पे तब 600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और 600 रुपये वाला स्टॉक अब बढ़कर 1800-1900 हो गया है और कंसिस्टेंटली मुझे ऐसे स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं। इसी पीरियड में जिसमें आप ज़बरदस्ती अगर वोडाफोन लेके फंस गए होते, अगर आपने उसके बजाय आइडियल भारती ले लिया होता तो ना सिर्फ वो पैसा जो आपने खो दिया वो बचता, बल्कि और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता। तो इसके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए। जी चलिए 335 पर वापस जुड़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और बात करेंगे। इस समय वीरू के पास चलते हैं। वीरू 24,500 डिफेंड हो गया लेकिन थैंक्स टू रिलायंस अनुज, और रिलायंस ने आखिर वो थोड़ा सा वो एज बचाने के लिए एक मौका दिया। इट्स 24,515, लेकिन बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 53,860, ऑलमोस्ट हम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे जा रहे हैं। प्राइस डैमेज सबसे बड़ा आज अदानी टोटल गैस में हुआ, हालांकि देखिए अब उसको देखने का तरीका दूसरा है, ऑफलोडिंग हो रही है डेरिवेटिव्स में। बाकी इंडिगो आज का एक ख़राब क्लोज, और मेरे ख्याल से शायद फरवरी 2025 के बाद अब तक का ये सबसे ख़राब क्लोज है। ख़राब क्लोज इस लिहाज से कि एक 50 डेमा को इसने सरेंडर किया, बट याद रखिएगा ये सिर्फ टेक्निकल केस नहीं था, ये इवेंट बेस्ड था, तो माइट भी अगर आप देखें कल कुछ भी हो सकता है इसमें, तो डिसाइसिवली आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी IRB, श्रीराम फाइनेंस, MCX कैपिटल मार्केट थीम में काफ़ी प्राइस डैमेज था। एंजल वन आज क्रैक हुआ, 2275 पे आके क्लोज हुआ, और आज के साथ परफॉर्मेंस में से कल्याण, जिंदल स्टेनलेस, मिंडा 1.5% ऊपर 1297 ऑल टाइम हाई पे। गजब रहा ये अगस्त का महीना इस स्टॉक के लिए। अनुज हुआ थी बिल्कुल वीरू। चलिए क्लोज की तरफ बढ़ते हैं मार्केट की, और सीरीज़ एक समय तक आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि ये पॉजिटिव सीरीज़ होगी, क्योंकि मार्केट में पिछली सीरीज़ नेगेटिव थी, तो पिछली सीरीज़ आई थिंक शायद फ्लैट थी, लेकिन इस सीरीज़ में पिछले थर्सडे तक लग रहा था कि मार्केट शायद अच्छा करेगा, लेकिन अब फाइनली सीरीज़ टू डेट हम 1% के लॉसेस के साथ बंद हो रहे हैं। जी हाँ, 1% के लॉस के साथ सीरीज़ में बंद हो रहे हैं हम, और निफ्टी पर 24,500 के आसपास निफ्टी जाकर बंद हो रहा है। स्क्रीन पर वॉल पर चलते हैं, 24,514 पर निफ्टी, एडजस्टेड क्लोज करीब 24,500 का रहेगा। दिक्कत देखिए आप, दोनों बड़े इंडेक्स आज नीचे गिरे। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट नीचे, 53,900 पर, मतलब 54,000 को भी डिसाइसिवली ब्रेक किया, और निफ्टी IT में भी करीब 0.25% की गिरावट रही। ये भी इंडेक्स जो है इस समय काफ़ी वीकनेस के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग था, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ गिरावट थी। मिड कैप 1.3%, स्मॉल कैप 1.5% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन 850 बढ़ने वाले शेयर थे और करीब 1900 गिरने वाले शेयर थे, तो यहाँ पर तो तकलीफ थी ही। खैर
चलिए अब आते हैं ज़रा एक बार सेक्टोरल हीट मैप पर, वो देखते हैं आज का कैसा रहा। कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था आज, सारे सेक्टर रेड में थे। कैपिटल मार्केट इंडेक्स ने लीड किया, करीब 2.5% नीचे था। आईटी 1.6% नीचे था। डिफेंस 1.6% नीचे था। फाइनेंशियल्स 1%, रियल्टी 1.5%, मेटल्स भी गिरे। एफएमसीजी थोड़ा कम गिरा, ऑयल एंड गैस थोड़ा कम गिरा थैंक्स टू रिलायंस, और ऑटो थोड़ा कम गिरा। ये थोड़े से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए बाकी पूरी मार्केट, कोई एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ। और फॉरगेट अबाउट दैट, कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं था जिसमें 1/3% से कम का लॉस रहा हो। ऑयल एंड गैस ने आउट परफॉर्म किया थैंक्स टू रिलायंस। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार, और यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव रहे। 186 पॉइंट नीचे हम निफ्टी पर। सबसे नीचे श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे, HCL टेक 0.3%, पावर ग्रिड, TCS, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जियो फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सब में बड़ी गिरावट थी। उसके अलावा आप देखिए इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, भारती, ये भी नीचे आए। टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब में गिरावट थी। टाइटन ऊपर था, उसके अलावा हीरो, लार्सन एंड ट्यूब्रो, कोल इंडिया, मारुति और रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स रहे। रिलायंस ने इनफैक्ट एंड में थोड़ी सी मार्केट की लाज बचाई और निफ्टी को फाइनली 24,500 के ऊपर लाने में थोड़ा सा एक सक्षमता दिखाई। एक बार एडजस्टेड क्लोज देख लेते हैं, वो जो 24,499 का दिखा रहा था आपको, अब देखिए 24,500 पर, एग्जैक्ट 24,500 थैंक्स टू रिलायंस। जी अनुज, खराब क्लोज, बट 24,500 हम रीगेन करके ले जा रहे हैं एटलीस्ट। कल एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है रिलायंस की AGM 2 बजे से, अगर आप देख सकते प्रसारण भी होगा, और इसी अगर आप देखें आखिरी में वो प्राइस डैमेज कंट्रोल किया। अगस्त की सीरीज़ का अगर आप देखें एक पेनफुल एंड है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर सितंबर। कल से सितंबर की सीरीज़ का आगमन होगा, प्रारंभ होगा, और उसी पे करेंगे फोकस। सुबह सुबह बातचीत करेंगे सारे स्टैट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे। छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट का पंचनामा शेयर अनुज के साथ ज़रूर पूछेगा कोई सवाल CNBC आवाज़ पर और उसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कल सुबह होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।